कि आपको अपने बिजनेस का इतना परसेंट हिस्सा जो है सोसाइटी की भलाई के लिए खर्चा करना पड़ेगा। यह बिजनेस इसके ऊपर कंपलसरी हो। तो एक एम्प्लॉय अपने बिजनेस से चाहता है कि नहीं यार, बिजनेस से भी हमारे लिए ये चीज होनी चाहिए कि बिजनेस भी हमसे एक बिलोंगिंगनेस रखे। उस हवा के अंदर ही इंजेक्ट कर देते हैं, मतलब इंसर्ट कर देते हैं हार्मफुल सब्सटेंसेस को, जिसकी वजह से एयर की जो क्वालिटी होती है वो काफी ज्यादा खराब हो जाती है। तो हम उस एम्प्लॉयज को अचानक से निकाल देना किसी बिजनेस के लिए ये इलीगल नहीं है, अगर आप सारी फॉर्मेलिटीज लॉ के दिया गए प्रोसीजर के थ्रू कर रहे हो। हाय एवरीवन, दिस इज विपुल अग्रवाल, आपका एजुकेटर। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल कॉमर्स एंड फन पर। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं अपना बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बिजनेस एंड द बिजनेस एथिक्स। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि एक सोसाइटी के अंदर अगर आपको बिजनेस को सर्वाइव करवाना है तो बिजनेस की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ठीक है, रिगार्डिंग टू द सोसाइटी। क्योंकि जैसा आप लोगों को पता है कि बिजनेस अपने जितने भी रिसोर्सेज एक्वायर करता है अपने आप को रन करने के लिए, वो सोसाइटी से ही तो एक्वायर करे जाते हैं। तो बिजनेस की एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है टुवर्ड्स द सोसाइटी। आइए चलिए इसको देखते हैं एक बार हम लोग। तो यहां पर एक चीज आप पहले से अपने दिमाग में रख के चलिएगा, अभी भी मैंने बोला, मैं फिर से एक बार बता देता हूं कि बिजनेस जितनी भी रिसोर्सेज एक्वायर करता है, बिजनेस जितनी भी रिसोर्सेज एक्वायर करता है, वो बच्चों कहां से आती है? वो आती है सोसाइटी से। बिजनेस को कैपिटल चाहिए तो पब्लिक के पास जाता ही नहीं जाता अपने शेयर लेकर, अपने डिबेंचर लेकर। बिजनेस को एम्प्लॉइज चाहिए तब भी वो पब्लिक के पास जाएगा। कस्टमर तो पब्लिक के पास मिलेंगे, सप्लायर तो सोसाइटी में जाना पड़ेगा। तो बिजनेस को जितनी भी रिसोर्सेज अपने को रन करने के लिए चाहिए वो उसे सोसाइटी से ही मिलने वाली है। तो सोसाइटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बिजनेस के अंदर, और बिजनेस को भी सोसाइटी का ध्यान रखना चाहिए। तो बिजनेस का एक तो जो ऑब्जेक्टिव होता है वो तो ये होता ही है कि क्या बोलते हैं, हम लोगों को प्रॉफिट कमाना है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। लेकिन दूसरे हमने सोशल ऑब्जेक्टिव भी पढ़ा था, जिसके अंदर बिजनेस के कुछ ऑब्जेक्टिव सोसाइटी के लिए भी होते हैं, बिजनेस की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज सोसाइटी के लिए भी होती है। आइए एक बार हम लोग देखते हैं। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेट्स टू द वॉलंटरी एफर्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ बिजनेसमैन टू कंट्रीब्यूट टू द सोशल वेलबींग। तो इट इज अ वॉलंटरी एफर्ट्स, बिजनेस से खुद के एफर्ट्स होने चाहिए, अपनी मर्जी से किए गए एफर्ट्स होने चाहिए, ठीक है। किसके लिए? टू कंट्रीब्यूट टू द सोशल वेलबींग, ताकि जो सोसाइटी है उसका भला हो सके। तो बिजनेसमैन अपने बिजनेस को रन करने के लिए एक वॉलंटरी एफर्ट्स करता है, खुद के अपने एफर्ट्स डालेगा, अपनी मर्जी से एफर्ट्स डालेगा। किसके लिए? ताकि सोसाइटी का भला हो सके। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेसमैन टुवर्ड्स द सोसाइटी। बिजनेसमैन मस्ट रिव्यू द इंपैक्ट ऑफ देयर डिसीजन एंड एक्शंस ऑन द अदर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। और बिजनेसमैन जितने भी एक्शंस लेता है, वो जितने भी डिसीजन लेगा, जितने भी वो एक्शन लेगा अपने बिजनेस के अंदर, उसको वो इस तरह सोच समझ के लेना चाहिए कि भाई इन एक्शंस का जो इंपैक्ट है वो सोसाइटी के ऊपर पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, एक बिजनेसमैन को अपने कॉमन सेंस से ये सोचना चाहिए कि यार जितने भी मैं डिसीजन लेने वाला हूं उसका पॉजिटिव इंपैक्ट सोसाइटी के ऊपर जाए, समझे। जैसे आज के टाइम पर बहुत सारे बिजनेसेस है, मान के चलो एक बिजनेस को अपनी फैक्ट्री सेटअप करनी है, तो जब वो फैक्ट्री सेटअप करेगा तो उस फैक्ट्री से निकलने वाला कुछ पॉल्यूशन होगा, है ना, कुछ एयर पॉल्यूशन हो सकता है, वाटर पॉल्यूशन हो सकता है, तो उससे सोसाइटी के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट जाएगा। तो बिजनेसमैन को ये सोचना बहुत जरूरी है कि अगर यार मैं फैक्ट्री सेटअप करूंगा, इसका नेगेटिव इंपैक्ट सोसाइटी के ऊपर पड़ेगा, मुझे कुछ ऐसा और करना चाहिए कि ये जो नेगेटिव इंपैक्ट है या तो एक कम से कम हो जाए, और साथ में मुझे सोसाइटी के लिए कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट भी देना चाहिए। बातें समझ में नहीं आई? तो बिजनेसमैन के डिसीजन इसी तरीके से होने चाहिए। They should recognize and understand the aspirations of the society. उन्हें सोसाइटी की एस्पिरेशन, सोसाइटी की इच्छाओं को समझना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए, इन विच दे कैरी ऑन देयर बिजनेस। सोसाइटी के अंदर वो बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं। द बिजनेस कैन नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन। अगर आप सोच रहे हो कि आप बिजनेस को अकेले चला लोगे, नहीं यार, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस है, सोसाइटी गई भाड़ में, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको बिजनेस चलाना है, आपको सोसाइटी को साथ लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि सोसाइटी ही एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से आपका बिजनेस चल पाएगा। तो सोसाइटी को आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा। आप सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के बारे में सोचकर सोसाइटी को नेग्लेक्ट कर अपना बिजनेस नहीं चला सकते, अपना बिजनेस
नहीं चला सकते। वही बात बोली गई है कि बिजनेस तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता आइसोलेशन में, अकेले तो वो चल ही नहीं सकता। द बिजनेसमैन मेक यूज ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी, जो भी मैंने बात बोली थी कि बिजनेसमैन जो है जिन रिसोर्सेज का यूज करता है वो तो उसको सोसाइटी से ही मिलती है, एंड अर्न फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, सो दे मस्ट डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। तो जितने भी रिसोर्सेज लेगा सोसाइटी से लेगा, अपना माल बेचेगा तो सोसाइटी के अंदर जाकर बेचेगा, सप्लायर्स तो सोसाइटी के अंदर बैठे हुए हैं। तो यार वो सारा जितना भी रिसोर्सेज ले रहा है, जितना भी पैसा कमा रहा है, तो वो सोसाइटी से ही तो कमा रहा है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे बदले में सोसाइटी को कुछ देना भी चाहिए। समझे, कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए अच्छा करना चाहिए। तो यही है कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहां पर हमने बेसिकली ये देखा कि बिजनेस के लिए क्यों जरूरी है सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना, क्योंकि वो जितना भी रिसोर्सेज ले रहा है, वो जितना भी पैसा कमा पा रहा है, वो सोसाइटी की वजह से ही कमा पा रहा है। तो सोसाइटी के लिए भी बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों क्या, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ इसके एग्जांपल्स लेके चलते हैं। जैसे हम सबसे बड़ा एग्जांपल अभी हम सबको रतन टाटा जी छोड़ के गए, सर रतन टाटा छोड़ कर गए। अगर हम उन्हीं के एग्जांपल लें टाटा का, तो वो शायद उन्होंने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर मिसालें कायम करी है बेटा। इतना कुछ काम करा है उन्होंने, सोसाइटी को इतना डेवलप करने की कोशिश करी है हर एस्पेक्ट में। तो जितने भी बड़े बिजनेसेस आपको इंडिया के अंदर मिलेंगे, वो कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम फ्री में चलवा देंगे, ठीक है, बैकवर्ड एरियाज में फैक्ट्री सेटअप करेंगे जिसकी वजह से बैकवर्ड एरियाज का डेवलपमेंट हो सके, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं सोसाइटी के अंदर ताकि बाकी सोसाइटी का भी अर्निंग इंक्रीज हो सके, तो वो भी एक अच्छी लाइफ जी सके, ठीक है। हॉस्पिटल्स, चैरिटी हॉस्पिटल्स ओपन करवा देंगे जहां पर लोगों का फ्री में इलाज हो सके। अभी देखा था ना आपने कि एक रतन टाटा जी ने अभी वो क्या बोलते हैं एनिमल हॉस्पिटल करवाया था। अभी पीछे अनंत अंबानी जी का भी एक इंटरव्यू निकल कर आया था जहां पर वो काफी सारे जानवरों का क्या बोलते हैं पालन पोषण कर रहे थे वहां पर, ठीक है, ये चीज आपने देखी थी। तो दे आर डूइंग समथिंग फॉर द सोसाइटी एंड दैट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि वो उस सोसाइटी के अंदर ही तो अपना बिजनेस चला रहे हैं। तो बिजनेसेस करते हैं सोसाइटी के लिए। वो बात अलग है कि कुछ तो गवर्नमेंट ने भी एक क्या बोलते हैं कंपनीज एक्ट के अंदर एक एक्ट डाल दिया है, उसके तहत कंपनी के ऊपर ऑब्लिगेशंस आ गई हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस के ऊपर ऑब्लिगेशंस आ गई हैं कि आपको अपने बिजनेस का इतना % हिस्सा जो है सोसाइटी की भलाई के लिए खर्चा करना पड़ेगा। यह बिजनेसेस के ऊपर कंपलसरी हो गया है, बड़े बिजनेसेस के ऊपर कुछ लिमिट्स है, उस लिमिट के बाद अगर बिजनेस जाएगा तो उनके लिए कंपलसरी है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी क्यों है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी क्यों है, रीजन क्या है। पहला है सेल्फ इंटरेस्ट, भाई खुद का इंटरेस्ट जरूरी है। इन द लॉन्ग रन बिजनेसमैन गेन बाय परफॉर्मिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई अगर हम लोग लॉन्ग रन की सोचें तो बिजनेसमैन को फायदा होने वाला है, बिजनेसमैन को फायदा होने वाला है। किससे फायदा होने वाला है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करके। हाँ जी, मॉनेटरी बेनिफिट होगा, उसकी गुडविल अच्छी होगी लॉन्ग रन में जाकर। आज तुम सोसाइटी के लिए भला करो और लॉन्ग रन में देखो तुम्हारी बिजनेस की इमेज एक अलग इमेज बनेगी सोसाइटी के अंदर, ठीक है, उससे तुम्हारी बिजनेस की गुडविल इंप्रूव होगी, तो मैं फ्यूचर में जाके मॉनेटरी बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। So in the present day environment, the expectation of the public from the business has changed. Business is a creation of society. Business is a creation of society. Business society का ही तो creation है, society से ही तो create हुआ, and makes use of the resources of the society, और society का ही वो use करता है resources का। If business fail to satisfy the valuable needs of the society, then society can revoke back its resources. तो यार of course ही बात है, एक बिजनेस अगर सोसाइटी का भला करेगा तो लॉन्ग टर्म में जाकर उसको फायदा होगा, उसकी गुडविल इंप्रूव होगी तो उसे मॉनेटरी बेनिफिट्स हो सकते हैं। लेकिन अगर वो बिजनेस जो कि सोसाइटी से ही बना है, उसने सारे रिसोर्सेज सोसाइटी के यूज कर रहा है, अगर वो सोसाइटी की नीड को फुलफिल नहीं कर पा रहा, उनकी वांट को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, तो वो सोसाइटी बिजनेस के अगेंस्ट चली जाएगी और बिजनेस से वो सारे अपने रिसोर्सेज ले लेगी। आप लोगों ने देखा है ना कि बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हुए मार्केट के अंदर जिन्होंने थोड़ा भी एंटी सोशल एक्ट करा कि यार बहुत सारे एम्प्लॉयज को एकदम से नौकरी से निकाल दिया, या कुछ ऐसे स्टेटमेंट निकले मार्केट के अंदर जिसकी वजह से लोगों के सेंटीमेंट्स हर्ट हुए। तो होता क्या है, उसकी वजह से बहुत सारी कंपनीज ऐसी हो गई कि यार हम तो इनको अभी माल बेचेंगे नहीं, उनके सप्लायर टूट गए, कस्टमर ऐसे आ जाएंगे अब इस कंपनी का हमें प्रोडक्ट खरीदना ही नहीं है, ठीक है, कस्टमर्स टूट गए। एम्प्लॉयज होंगे अब हम इस कंपनी में काम नहीं करेंगे जी, इस कंपनी में ऐसे जो
होते हैं ना लोग, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, हमें यहाँ पे काम नहीं करेंगे, यहाँ पर हम सेफ नहीं है, एम्प्लॉयज चले गए, तो इस तरीके सोसाइटी अपने रिसोर्सेज वापस ले लेती है। बेटर एनवायरमेंट फॉर द बिजनेस, और बिजनेस के लिए एक बेटर एनवायरमेंट क्रिएट होता है। अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बिजनेस करेगा अपनी फुलफिल, तो वो अपने बिजनेस के लिए एक बेटर एनवायरमेंट क्रिएट कर पाएगा। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट बेटर एनवायरमेंट फॉर बिजनेस ऑपरेशन एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, result in raising standard of living, so business will get better community to conduct business। देखो होता क्या है, अगर एक बिजनेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करेगा तो वो अपने आसपास के इलाके में तो करेगा, और आसपास के इलाके में जब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करी जाएगी तो उन आसपास के लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इंप्रूव होगा, उनकी अर्निंग बढ़ेगी, उनकी लाइफ इंप्रूव होगी। तो इससे अल्टीमेटली बिजनेस को ही फायदा होगा कि वो एक अच्छी कम्युनिटी के अंदर, एक अच्छी सोसाइटी के अंदर बिजनेस चला पा रहा है। अगर वो एम्प्लॉयमेंट आसपास के लोगों को ही दे रहा है, समझना, या फिर आसपास के एरिया में डेवलपमेंट हो रहा है उस बिजनेस की वजह से, तो अल्टीमेटली अब क्या होगा कि लोग अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर करेंगे, उनकी इनकम अच्छी है, वो एजुकेटेड होंगे, ठीक है, उनका डिस्पैरिटी इनकम ज्यादा होगा, मतलब वो ज्यादा पैसा खर्च कर पाएंगे। तो वही बिजनेस जो है अब उन्हीं लोगों को प्रोडक्ट भी बेचेगा, जब प्रोडक्ट बेचेगा तो उस अच्छे प्रोडक्ट बिकेंगे, क्योंकि अब लोगों की हैसियत बढ़ गई है, ठीक है, लोग एजुकेटेड हैं, तो उस बिजनेस को अच्छे एम्प्लॉयज मिलेंगे। तो अल्टीमेटली बिजनेस एक अच्छी सोसाइटी में, एक अच्छी कम्युनिटी में काम करेगा अगर वो क्या करता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करता है, क्योंकि इससे लोगों की लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव होगी, जिससे वो बिजनेस अच्छे से कर पाएगा। द लेबर विल बी ऑफ बेटर क्वालिटी, लेबर उसे अच्छी क्वालिटी की मिलेगी, कस्टमर उसे अच्छी क्वालिटी का मिलेगा, एंड सोसाइटी विल बी बेटर, सो अपॉर्चुनिटीज फॉर द बिजनेस विल बी अवेलेबल। तो अगर सोसाइटीज बेटर होगी तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी अच्छी होगी। देखो जाहिर सी बात है, मैं अगर कोई बिजनेस ओपन करूंगा तो मैं ऐसी जगह पर बिजनेस ओपन करना चाहूंगा जहां पर मेरा कस्टमर मेरा प्रोडक्ट खरीद सके, उसकी इतनी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होनी चाहिए। मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं तो ऐसे एरिया में करना चाहूंगा जहां पर मैं अच्छे एम्प्लॉयज को अपने पास काम करवा सकूं, मैं अपने अच्छे एम्प्लॉयज हायर कर सकूं। तो ये कैसे होगा, तो एक बिजनेस ही स्टार्ट करेगा ना कि नहीं यार, सबसे पहले सोसाइटी का भला करो, सोसाइटी का भला करोगे तो अल्टीमेटली सोसाइटी बेटर होगी, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होगा, एजुकेटेड लोग आपको मिलेंगे, तो अल्टीमेटली उन्हीं लोगों को तो आप कस्टमर बनाओगे, उन्हीं लोगों को तो आप अपना एम्प्लॉय बनाओगे। थर्ड आता है हम लोगों का पब्लिक इमेज। नाउअडेज कंज्यूमर एंड वर्कर्स आर वेल इन्फॉर्म्ड। आज के टाइम पर आपको पता है सोशल मीडिया का टाइम है, लिटरेसी रेट काफी बढ़ चुका है, तो कंज्यूमर एंड वर्कर्स को अपने राइट्स पता है, ठीक है, उन्हें अपने बारे में पता है कि यार हमें बिजनेस से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो कंज्यूमर एंड वर्कर्स वेल इन्फॉर्म्ड है, उनको पता है कि हमारे एज अ वर्कर, एज अ कंज्यूमर क्या राइट है। तो कंज्यूमर भाई क्या एक्सपेक्ट करेगा बिजनेस से, कंज्यूमर एक ही चीज बिजनेस से एक्सपेक्ट करता है कि भाई आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, साथ में साथ रीजनेबल प्राइसेस पे होना चाहिए। तो बेटर क्वालिटी गुड्स एट द रीजनेबल प्राइसेस, ये कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन होती है, मेन एक्सपेक्टेशन होती है। वहीं पर वर्कर की क्या एक्सपेक्टेशन होती है, फेयर वेजेस, कि हम जो आपके लिए काम करेंगे, हम जो आपके लिए मेहनत करेंगे, उसके लिए हमें एक फेयर सैलरी चाहिए, अच्छा पैसा चाहिए। इफ बिजनेस इज सेटिस्फाइंग देयर एक्सपेक्टेशन, अगर बिजनेस ये एक्सपेक्टेशन पूरी कर रहा है, देन द बिजनेसमैन कैन इंप्रूव देयर इमेज इन द आईज ऑफ कंज्यूमर, एम्प्लॉयज एक्सेट्रा। तो बिजनेस की निगाह में, सॉरी, कंज्यूमर एंड वर्कर्स की निगाह में बिजनेस की जो रेपुटेशन है वो काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो एम्प्लॉयज उस बिजनेस के लिए काम करना चाहेंगे कि नहीं यार, हमें तो इसी कंपनी में जाके काम करना है, काम बहुत अच्छा है, अच्छा एनवायरनमेंट है, वर्क एनवायरनमेंट है, वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में सोचते हैं, अच्छा पैसा पे करते हैं, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि हमारे लिए तो ये सौभाग्य की बात है अगर हम इस बिजनेस के लिए काम करेंगे। कंज्यूमर भी सोचता है कि यार ये वाला ब्रांड ना बहुत बढ़िया है, ये ब्रांड एकदम प्राइस नॉर्मल है, क्वालिटी अपने से दुगनी देता है, मतलब अपने प्राइस वालों से दुगनी क्वालिटी देता है। तो कॉम्पिटिटर है, मान के चलो 2000 रुपीज का कोई शूज है, तो 2000 रुपीज के शूज के लिए 4000 वाली क्वालिटी ये ब्रांड देता है। तो कस्टमर को यही तो चाहिए, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट एट द रीजनेबल प्राइसेस, यही तो उसे चाहिए कस्टमर को। तो कस्टमर की निगाह में बिजनेस की रेपुटेशन अच्छी हो जाती है और एम्प्लॉय की निगाह में बिजनेस की रेपुटेशन अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट है अवॉइडेंस ऑफ द गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। देखो गवर्नमेंट क्यों है, हमारी इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो गवर्नमेंट क्यों है, गवर्नमेंट इस वजह से है ताकि वो सोसाइटी का भला कर सके। गवर्नमेंट इज देयर फॉर द सोशल वेलबींग, बात है समझ में। अगर एक बिजनेस अपनी तरफ से सोसाइटी का भला कर रहा है, वो सोशल वेलबींग कर रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरी फुलफिल कर रहा है रिलेटेड टू द सोसाइटी, तो गवर्नमेंट उसके बीच में इंटरफेयर नहीं करेगी। गवर्नमेंट वहां पर इंटरफेयर करेगी कि बिजनेस सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है,
सोसाइटी का एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है तो गवर्नमेंट वहां पर इंटरफेयर करेगी, और गवर्नमेंट जहां पर इंटरफेयर कर जाए वो बिजनेस के लिए काफी ज्यादा महंगा साबित हो सकता है, काफी ज्यादा नुकसानदायी हो सकता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज कॉस्टली टू द बिजनेसमैन, वो काफी ज्यादा बिजनेसमैन के लिए कॉस्टली पड़ेगा इन रिस्ट्रिक्ट देयर फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्रीडम ऑफ मेकिंग डिसीजन, जिसकी वजह से बिजनेसमैन की फ्लेक्सिबिलिटी चली जाएगी और बिजनेसमैन का फ्रीडम चले जाएगा कि वो पूरे फ्रीडम की तरीके से अपने डिसीजन नहीं ले सकता। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट has passed the Consumer Protection Act to prevent adulteration, black marketing, and other antisocial practices. Thus, social responsibilities are essential for avoiding governmental action against businesses. So, business government ने भाई एक्ट बना रखे हैं, कंज्यूमर एक्ट बना रखा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना रखा है, जिसमें मिलावट को प्रिवेंट करता है, ब्लैक मार्केटिंग को अवॉइड करता है, एंड और अदर एंटी सोशल प्रैक्टिसेस को अवॉइड करता है। तो वहीं पर अगर यार एक बिजनेस ऑलरेडी इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं है तो गवर्नमेंट तो एक्शन लेगी ही नहीं ना उस बिजनेस के ऊपर। गवर्नमेंट किसी बिजनेस के ऊपर एक्शन क्यों लेगी? गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखे, गवर्नमेंट बोलती है फॉलो करो, आप हमसे फ्री रहोगे। अगर आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करा और आपने सोसाइटी का नुकसान करा तो भाई हम आपके ऊपर एक्शन लेंगे, हम इंटरफेयर करेंगे, जिससे नुकसान आपका ही होगा। फिर गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शंस लेती है। बातें समझ में? फिफ्थ है सोशल पावर। A business firm has considerable social power. बिजनेस फर्म के पास सोशल पावर है। It directly affects the rate of economic growth, employment opportunity, distribution of income, etc. तो मतलब बिजनेस के पास सोसाइटी को चेंज करने की ताकत है। बिजनेस जो है इकोनॉमी की ग्रोथ को इफेक्ट कर सकता है, बिजनेस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को इफेक्ट कर सकता है, बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को इफेक्ट कर सकता है। सर कैसे? देखो, बिजनेस जितनी ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, बिजनेस जितने ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी ज्यादा इंक्रीज होगी, पहली चीज। दूसरी चीज क्या? बिजनेस जितना ज्यादा ग्रो करेंगे वो उतनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करेंगे इकोनॉमी के अंदर। तीसरी चीज, जितनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बिजनेस के अंदर जनरेट होंगी उतने ज्यादा लोग काम करेंगे, उनकी इनकम बढ़ेगी, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी इवन होगा। बातें समझ में? तो बिजनेस हैज अ करेस्पॉन्डिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द बिजनेस। लेकिन बिजनेस के साथ अगर बिजनेस सोसाइटी को इफेक्ट कर सकता है तो बिजनेस की कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी है टुवर्ड्स द सोसाइटी। देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन द पावर एंड द रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो पावर और रेस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए कि भाई जितना तुम अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हो उतनी ही ज्यादा तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। दोनों बैलेंस रहनी चाहिए, बराबर रहनी चाहिए। If the businessman avoided, then some of its power can be withdrawn by the government and other social group. अगर बिजनेसमैन सिर्फ और सिर्फ अपनी पावर का यूज कर रहा है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल नहीं कर रहा, तो उसकी पावर भैया उससे छीन ली जाएंगी, चाहे वो गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट एक्शन ले, चाहे सोसाइटी उसके अगेंस्ट एक्शन ले। मैंने बता दिया कैसे एक्शन ले सकते हैं। भाई हम इस कंपनी का प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, लो अब कहाँ बेचोगे? करो बिजनेस, तुम कहाँ से करोगे? तुम्हारा कस्टमर ही तुम्हारे पास से चला गया, एम्प्लॉयज ने बोल दिया कि नहीं यार हम इस बिजनेस के लिए अब काम नहीं करेंगे, हम रिजाइन डाल रहे हैं, हो गया काम। अब तुम किससे काम करवाओगे? कस्टमर कह रहा है गुड्स लाओ, तुम्हारे पास गुड्स बनाने वाले लोग ही नहीं है। मारुति के साथ हुआ ना अभी, वर्कर जाके बैठ गए धरने के ऊपर, तो एक सोसाइटी का ग्रुप मारुति से नाराज हो गए, वो स्ट्राइक पे जाके बैठ गए। ठीक है, तो मारुति को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो हो रही होगी ना, बट बात यह है कि ये चीज अभी आगे नहीं बढ़ी। मान के चलो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दे, एक सोशल मूवमेंट अगर बन जाए तो मारुति बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाएगा कि लोग उसकी गाड़ी खरीदना बंद कर देंगे। ठीक है, एम्प्लॉयज ने उसके लिए काम करना बंद कर दिया, एम्प्लॉय तो मारुति को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। रिसोर्सेज यूज फॉर मोरल जस्टिफिकेशन। बिजनेस हैज रिसोर्सेज सच एज मनी, talent, expertise in technical areas, physical areas, and the financial resources. The businessman can assist government with these resources in solving the problems. अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो आज के टाइम पर इंडिया में बहुत सारी ऐसी सोशल प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना है। लाइक अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, पोवर्टी है, ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि जैसे कि सॉल्व करा जाना है। वहीं पर बिजनेस के पास काफी सारे रिसोर्सेज है, बिजनेस के पास पैसा है, टैलेंट है, एक्सपर्टीज है, टेक्निकल एरियाज में एक्सपर्टीज है, फिजिकल एरियाज में, फाइनेंशियल रिसोर्सेज में। तो इस केस में बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर, गवर्नमेंट की हेल्प करे, गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करे और इन सोशल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाले कि भाई पॉवर्टी को हम लोग दूर कैसे कर सकते हैं। बैकवर्ड एरियाज में फैक्ट्री लगाकर कर सकते हैं, गवर्नमेंट हेल्प करती है बिजनेस की। तो जो बैकवर्ड एरियाज है जहाँ पे पॉवर्टी ज्यादा है वहां पर हम लोग फैक्ट्री लगा देंगे तो उन लोगों को वहां पर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ठीक है, अच्छा हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? गवर्नमेंट हेल्प करेगी बिजनेस को ग्रो करने में, तो बिजनेस जब ग्रो करेंगे तो ज्यादा नौकरियां मार्केट के अंदर लेकर आएंगे, तो इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा।
लोगों को ज्यादा नौकरियां मिलेंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। तो इस तरीके से सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करा जा सकता है। Contribution to the social problems. Business has created some social problems such as pollution, creation of the unsafe workplaces, discrimination, etc. ये जो बनाई गई है प्रॉब्लम, ये बिजनेस के द्वारा ही बनाई गई है। बिजनेस पोल्यूशन लेकर आता है, बिल्कुल सही बात है। बिजनेस में कुछ कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जहां पर काम करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो एक अनसेफ वर्क प्लेसेस क्रिएट करता है बिजनेस, जैसे करता है। सर मान के चलो कोल माइनिंग है, अब कोल माइनिंग के लिए नीचे अंडरग्राउंड जाना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा रिस्की एरिया के अंदर आपको काम करना पड़ेगा, तो काफी ज्यादा रिस्की अनसेफ वर्क प्लेसेस बनाता है। डिस्क्रिमिनेशन होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है क्योंकि जब बिजनेस करे जाता है तो एक जना बॉस होगा, एक जना उसका सबऑर्डिनेट होगा, एक जना दूसरे के ऊपर हुक्म चलाता हुआ भी दिखाई देता है, तो बड़े छोटे का फर्क पड़ जाता है, डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है। देयर इज अ मोरल आर्गुमेंट दैट business has an obligation to help in solving social problems because it help in creating those or in perpetuating those problems। तो ये ना एक आर्ग्यूमेंट है कि भाई बिजनेस को सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, क्योंकि बिजनेस की वजह से ही वो सोशल प्रॉब्लम क्रिएट हुई है या वो सोशल प्रॉब्लम बढ़ी है। बिजनेसमैन मस्ट टेक इनिशिएटिव टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स बिकॉज These are created as a result of business operation। तो कुछ सोशल प्रॉब्लम्स को बिजनेस को तो सॉल्व करना ही करना चाहिए, क्योंकि वो सोशल प्रॉब्लम तो बिजनेस के ऑपरेशंस की वजह से ही जनरेट हुई है, बिजनेस की वजह से ही जनरेट हुई है। तो भैया बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करे, वो एहसान नहीं कर रहा, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप। तो इंटरेस्ट ग्रुप मतलब बेसिकली हम इसे स्टेक होल्डर्स भी बोल सकते हैं कि यार कौन कौन से वो लोग हैं जो कि इफेक्ट होते हैं बिजनेस के डिसीजन से, बिजनेस के एक्शन से। तो उसमें पहला जो आता है वो आते हैं हमारे कंज्यूमर्स, ये तो मेन है। उसके बाद जो आते हैं वो आते हैं एम्प्लॉइज, उसके बाद जो आते हैं वो आते हैं ओनर्स, शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर जो कि बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। अगर मैं टाटा का शेयर खरीद रहा हूं तो मैं टाटा का शेयर होल्डर हूं, मैं इसका छोटा सा एक ओनर हूं, ठीक है। मैंने उसको कंपनी में इन्वेस्ट करा है पैसा, तो मेरी कुछ एक्सपेक्टेशन होंगी या फिर नहीं होंगी उस बिजनेस से, ठीक है। गवर्नमेंट की भी एक्सपेक्टेशन होती है बिजनेस से, ठीक है। कम्युनिटी की भी होती है एक्सपेक्टेशन बिजनेस से, सप्लायर्स की भी एक्सपेक्टेशन होती है बिजनेस से। तो ये कुछ क्या है, एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैं जिनकी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है बिजनेस से। इन्हें इंटरेस्ट ग्रुप भी बोला जाता है, इन्हें स्टेक होल्डर्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये लोग इफेक्ट होते हैं बिजनेस के डिसीजन से, ठीक है। आ जाइए, सबसे पहले कंज्यूमर को देखते हैं बिकॉज इट इज एन इंपॉर्टेंट, इसके बिना तो बिजनेस आपका चल ही नहीं सकता। रेस्पॉन्सिबिलिटीज कौन कौन सी होती है बिजनेस की कंज्यूमर के लिए? पहली जो मैंने आपको बताया था, प्रोडक्शन ऑफ द सेफ आइटम्स आर मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। भाई आप जो कुछ भी गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो डेट मस्ट बी सेफ। आप अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड को इंप्रूव करो, बेसिकली बेटर क्वालिटी का गुड्स बनाओ जो कि सेफ होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड, टू एंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा एक्सपेक्टेशन जो कंज्यूमर करता है बिजनेस से वो ये करता है कि आप अपने गुड्स एंड सर्विसेज की रेगुलर सप्लाई मार्केट के अंदर रखो। एक एग्जांपल इसका हम लोग लेके चलते हैं बच्चों, हमें मैगी खाना बहुत पसंद है, क्लियर है। अब हम शॉप पे गए मैगी लेने के लिए, शॉप वाले भैया ने बोला भैया अभी मैगी नहीं है, आप कल ले जाना। हम कल गए, वो बोलता मैगी नहीं है, आप परसों ले जाना। क्या हम उस शॉप वाले भैया से नाराज हो जाएंगे? कैसा दुकानदार है यार, मैगी तक नहीं रख सकता, मैगी नहीं है इसके पास, मैगी नहीं है इसके पास। क्यों? क्योंकि कस्टमर कहीं ना कहीं इमोशनली या उसकी जरूरत होती है किसी प्रोडक्ट से, वो उससे जुड़ा हुआ होता है। तो कस्टमर कहीं ना कहीं ये कोशिश भी करने में लगा रहता है कि भाई हाँ उसको रेगुलर सप्लाई मिलती रहे गुड्स या सर्विसेज की, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उस कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करे। तो कस्टमर की एक एक्सपेक्टेशन ये भी होती है, पहले क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव करो, दूसरा रेगुलर सप्लाई रखो। टू एजुकेट कस्टमर रिगार्डिंग द यूज एंड कंटेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट। और कस्टमर ये भी चाहता है कि ये जो कोई भी प्रोडक्ट हम लोग यूज कर रहे हैं उस प्रोडक्ट की कंपनी उसको एजुकेट करे, मतलब कंपनी एजुकेट करे कस्टमर को कि किस तरीके से हमें इस प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए, किस तरीके से हम इस प्रोडक्ट का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। बीइंग ट्रूथफुल इन एडवर्टाइजिंग। भाई आप एडवर्टाइजमेंट करते हो तो उसमें सच्चाई दिखाओ, उसमें झूठ मत दिखाओ। अब कस्टमर को इतने बड़े बड़े वादे दिखा देते हो एडवर्टाइजमेंट के अंदर, कस्टमर उसके अंदर आ जाता है, फिर वो प्रोडक्ट लेकर आता है, प्रोडक्ट लेकर आकर यूज करेगा और वैसे बेनिफिट नहीं दिखते। तो जैसा आपका प्रोडक्ट है वैसे ही आप एडवर्टाइजमेंट दिखाओ,
ऐसा नहीं है कि आप एडवर्टीजमेंट ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर भी क्या बना रखे हैं, रूल्स बना रखे हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना रखा है, सेफ गार्ड करता है कस्टमर को, ठीक है। टू फॉलो फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, और ईमानदारी के साथ अपना बिजनेस चलाओ, कंज्यूमर के साथ धोखाधड़ी मत करो, उसको बेवकूफ बना के प्रोडक्ट मत बेचो, मिलावट मत करो, ब्लैक मार्केटिंग मत करो, ईमानदारी के साथ अपना बिजनेस करो, फेयर मार्केट प्रैक्टिसेस का यूज करो। नेक्स्ट जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो एम्प्लॉयज के लिए होती है। एम्प्लॉयज की पहली क्या है एक्सपेक्टेशन, कि भैया फेयर कॉम्पनसेशन चाहिए। फेयर कॉम्पनसेशन मतलब जो मार्केट रेट के हिसाब से हमें सैलरी चाहिए। ऐसा नहीं है मार्केट के अंदर किसी काम के 50,000 चल रहे हैं लेकिन आप हमें 30,000 में वो काम करवा रहे हो, वो चीज नहीं होना चाहिए। फेयर कॉम्पनसेशन हमें मिलना चाहिए, फेयर सैलरी मिलनी चाहिए। उसके साथ साथ हमें अच्छा, गुड एंड सेफ वर्किंग कंडीशन चाहिए। हमें ऐसा वर्क प्लेस चाहिए जो कि अच्छा भी हो, साफ सुथरा हो, हाइजीनिक हो, साथ ही साथ वो सेफ हो, कि वहां पर हम कभी भी आ सके, कभी भी वहां से जा सके, हमारी जान को उस जगह पर खतरा नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ एम्प्लॉय चाहता है कि भाई अगर हम आपके बिजनेस के लिए काम करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा प्रोफेशनल ग्रोथ तो हो गई, साथ में हमारी पर्सनल ग्रोथ भी होनी चाहिए, वैसी भी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाओ। क्योंकि जब भी एक एम्प्लॉय किसी कंपनी को ज्वाइन करता है उसमें काम करने के लिए, तो वो ये सोच के नहीं करता कि जिंदगी भर मैं इसी डेस्टिनेशन पे काम करता रहूंगा, मेरे को यहाँ से प्रमोशन मिलेगा, मेरी सैलरी इंक्रीज होगी, प्रमोशन मिलेगा। वो उसकी अपनी चाहत होती है कि नहीं यार, मुझे कंपनी की ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, मुझे अपनी लाइफ में इस जगह पर जाकर काम करना है। ये एक्सपेक्टेशन होती है, उसकी पर्सनल एक्सपेक्टेशन होती है। तो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि उनकी पर्सनल एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करा जाए, ठीक है। टू डेवलप अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। कभी कभार एम्प्लॉयज को ऐसा लगता है कि यार जो सीनियर्स हैं या फिर जो मालिक लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने तरीके से काम करना चाहते हैं, हमें तो बस बताते हैं कि ये काम इस तरीके से होगा, कर दो। डिसीजन मेकिंग में इनका भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, तभी तक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस क्रिएट होगी। अगर आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो आपको अपने आप ही अपने काम से, अपनी कंपनी से लगाव हो जाएगा, है ना। आप क्योंकि उसके पार्ट हो, काम कर रहे हो, ठीक है, कुछ नया कर रहे हो मार्केट में जाकर, तो आपके अंदर भी एक है ना, एक लगाव क्रिएट हो जाएगा। तो एक एम्प्लॉय अपने बिजनेस से चाहता है कि नहीं यार, बिजनेस से भी हमारे लिए ये चीज होनी चाहिए कि बिजनेस भी हमसे एक बिलोंगिंगनेस रखे, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करवाए, हम लोगों से पूछे, हम लोगों से आइडियाज ले। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। टू प्रोवाइड इंसेंटिव एंड सर्विसेज लाइक हाउसिंग, मेडिकल, इंश्योरेंस, रिटायरमेंट बेनिफिट्स एक्सेट्रा। इंसेंटिव प्रोवाइड करवाए, एक्स्ट्रा मनी अगर सैलरी से मिल जाए तो कितना फायदा होगा। एक एम्प्लॉय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो भी उसे कॉम्पनसेशन मिलता है, सैलरी मिलता है, उसका ज्यादातर सैलरी का पोर्शन घर के रेंट में चला जाता है, दवाइयों में चला जाता है, इंश्योरेंसेस में चला जाता है, बच्चों की पढ़ाई में चला जाता है। अगर इसमें से कुछ बेनिफिट कंपनी अपने एम्प्लॉयज के लिए फ्री कर दे तो यार एम्प्लॉय का तो मेजरली जो खर्चा है वो तो चला ही गया, वो तो कंपनी की साइड से हो रहा है। तो एम्प्लॉय अपनी उस सैलरी को और अच्छे से यूज कर सकता है। रिलायंस ऐसा करती है। मेरे रिलेटिव हैं, वो रिलायंस में काम करते थे, मतलब अभी 3-4 साल पहले तक करते थे। उनको इतना अच्छा घर रहने को दे रखा था ना, वो भी मतलब ये समझ लो मार्केट रेट के ओनली 10% रेंट पर। अगर उस घर का रेंट मार्केट में 50,000 का है तो वो 5,000 रुपए अपनी सैलरी से देते थे। उनके 2 बच्चों की पढ़ाई क्लास 12 तक फ्री थी, जब तक कि वो रिलायंस में काम करेंगे, ठीक है। इतना बड़ा बेनिफिट, ठीक है। ऑफिस आने जाने का खर्चा फ्री, ट्रैवलिंग फ्री, आप अपनी गाड़ी से भी आओगे, आप बस क्लेम करो कितना पेट्रोल लगा, आपको खर्चा मिल जाएगा, ठीक है। कंपनी की साइड से मेडिकल इंश्योरेंस फ्री, कि आप डॉक्टर को दिखाओ, आपको पूरा खर्चा कंपनी प्रोवाइड करवाएगी। तो ये चीजें रिलायंस की साइड से थी। अब यार इस केस में एम्प्लॉयज का जहां पे मेजर एक्सपेंसेस होता है वो तो सब कंपनी उठा रही है, तो एम्प्लॉय की सैलरी उसके लिए बहुत ज्यादा वरदान, मतलब एक काफी हेल्प करेगी उस इन दैट केस। तुम 2 लाख कमा रहे हो, 1 लाख 1.5 लाख तो तुम्हारा इन्हीं चीजों में खर्च हो जाता है, रेंट में, स्कूल में, इन सारी चीजों में, है ना। तो बचता ही कितना था, छोटा सा पोर्शन। अगर यही सारे खर्चे कंपनी उठा ले तो कितना फायदा तुम लोगों के लिए हो जाएगा। रिलायंस ऐसा करती है, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज भी ऐसा करती हैं, बट ये जो फैसिलिटीज जो मिलती है वो डेजिग्नेशन टू डेजिग्नेशन मिलती है, ठीक है। मैं इसके ऊपर ज्यादा बहस नहीं करूंगा कि कौन करती है कौन नहीं करती, बट हाँ, मेरे जो रिलेटिव थे उनको ये सारी फैसिलिटीज कंपनी की तरफ से प्रोवाइडेड थी। नेक्स्ट था ओनर्स के, जैसे मान के चलो मैं इन्वेस्टर हूँ, मेरा टाटा के अंदर टाटा के अंदर कुछ शेयर परचेज कर रखे हैं, तो मैं टाटा का इन्वेस्टर हूँ, शेयर होल्डर हूँ, सॉरी इन्वेस्टर नहीं, शेयर होल्डर हूँ, ठीक है। मैंने क्या बोलते हैं, मैंने अडानी जी के बिजनेस में थोड़ा सा शेयर होल्डर हूँ मैं उनके ना, मैंने अडानी पावर थोड़ा सा खरीद रखा है। तो जो एंश्योर सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट, मैं क्या चाहूंगा कि भाई अगर मैंने आपके बिजनेस के अंदर पैसा लगा रखा है, आपके बिजनेस के अंदर पैसा लगा रखा है,
तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए ना, मेरा जो पैसा होना चाहिए वो सेफ रहना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कल का आपका शेयर गिर जाए, मैंने आपके भरोसे पे सर पैसा लगाया है, आप देख लेना, पैसा सेफ रहना चाहिए मेरा, ठीक है। पहली चीज तो ये, पैसा डूबना नहीं चाहिए। टू एंश्योर फेयर एंड रेगुलर रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट, और उस इन्वेस्ट जो मैंने आपका पैसा इन्वेस्ट करा आपके बिजनेस के अंदर, वो भी क्या होना चाहिए, उसके ऊपर मेरे को फेयर एंड रेगुलर रिटर्न मिलना चाहिए। अगर आप डिविडेंड, तो मैं देखो एक्सपेक्टेशन मेरी क्या हो सकती है, दो एक्सपेक्टेशन हो सकती है, या तो हर साल मेरे को एक अच्छा डिविडेंड मिले, या हर साल मेरे जो शेयर की वैल्यू है वो 14-15% बढ़ जाए। ये मेरी एक्सपेक्टेशन होती है, और ऐसा अगर हो रहा है तो मैं उस शेयर से खुश हूँ। इन्वेस्टर खुश है, अगर इन्वेस्टर को अच्छा डिविडेंड मिल रहा है, इन्वेस्टर का शेयर प्राइस बढ़ रहा है, इन्वेस्टर खुश है। टू गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, तो ये तो खैर आज के टाइम पे गवर्नमेंट ने कंपलसरी भी कर रखा है कि बिजनेस को हर 3 महीने में अपनी फाइनेंशियल पोजीशन अपने मतलब पब्लिक को बतानी है। तो हम उस फाइनेंशियल पोजीशन को ओपन कर सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ओपन करके कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को समझ सकते हैं। टू एंश्योर एप्रिसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और दूसरी चीज क्या कि अगर हम आपको पैसा दे रहे हैं, हमने आपकी कंपनी में शेयर खरीदे हैं, अगर हमने आपको पैसा दिया है तो आप उस पैसे का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे, आप उस पैसे का प्रॉपर यूज करेंगे। तो हम क्या समझेंगे कि इससे हमारे इन्वेस्टमेंट को अप्रिशिएट करा गया, हमारे इन्वेस्टमेंट का अच्छा यूज करा गया, ठीक है। टू गिव देम अपॉर्चुनिटीज टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग, ठीक है। और अगर साथ में ऐसा हो सके, देखो छोटे छोटे, अगर मैं तो बहुत छोटा सा, इतना बिल्कुल भी बेटा करके बराबर शेयर होल्डर हूँ, ज्यादा शेयर नहीं है, पर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े बड़े शेयर होल्डर होते हैं, उनको उनकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि हमने कंपनी में इतना खासा पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो हमें डिसीजन मेकिंग के अंदर भी पार्टिसिपेट करवाया जाए। शार्क टैंक इंडिया है, वहां पर बिजनेसेस आते हैं और शार्क को पिच करते हैं, शार्क फिर एक इक्विटी के बदले में इन्वेस्टमेंट देते हैं उस बिजनेस को, क्लियर है। अब शार्क को 3%, 4%, 5% पे शार्क बिजनेस के अंदर एंटर कर गया, तो शार्क कहता है यार मैं 5% का मालिक हूं, थोड़ा राइट तो मेरा भी बनता है डिसीजन मेकिंग के अंदर। बातें शार्क एक्सपेक्ट करेंगे क्योंकि शार्क का पैसा लगा हुआ है उस बिजनेस के अंदर, तो शार्क तो यही चाहेगा ना कि जो मैंने पैसा लगा रखा है 10 गुना 20 गुना होकर मेरे को मिले। तो शार्क कहीं ना कहीं अगर उसे गलत लगेगा कि नहीं यार ये बिजनेस में डिसीजन गलत लिया जा रहा है, शार्क ही एक्सपेक्ट करेगा कि नहीं यार मैं भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकूं। इन्वेस्टर है वो भाई, 5-10% है उसके पास, समझ गए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड गवर्नमेंट टू अबाइड, देखो गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट बिजनेस से ये चाहती है कि भाई तू ना मेरे बनाए गए रूल्स, मेरे बनाए गए रेगुलेशंस, मेरे बनाए गए लॉज के साथ अबाइड कर, यानी कि उनको फॉलो कर, इज्जत के साथ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर। पहली चीज तो गवर्नमेंट बिजनेस के साथ ये चाहती है। टैक्स का पॉइंट भी आएगा, टू पे टैक्सेस एंड ड्यूटीज ऑफ टाइम, जितने भी टैक्सेस हैं उनको टाइमली पे कर, ठीक है। टू हेल्प इन सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम्स, तो सोशल प्रॉब्लम्स है लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इन सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में गवर्नमेंट की हेल्प करे। टू अडॉप्ट फेयर डीलिंग्स especially when involved in the external trade so that country's reputation is maintained। देखो गवर्नमेंट हमेशा बिजनेस से एक्सपेक्ट करती है, जो बिजनेस एक्सपोर्ट करते हैं, कि अगर तुम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट की डीलिंग कर रहे हो, एक्सटर्नल ट्रेड यानी इंटरनेशनल ट्रेड में डील कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, इंटरपोर्ट कर रहे हो, तो इन दैट केस वो डीलिंग जो होनी चाहिए ना वो आपकी साइड से फेयर होनी चाहिए। आपको ईमानदारी के साथ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की डीलिंग के अंदर इन्वॉल्व होना है, क्योंकि उससे ना कंट्री की रेपुटेशन अच्छी होती है। तो गवर्नमेंट ऑफ कोर्स, अभी तो गवर्नमेंट इंपोर्टर जो इंपोर्ट होते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं, अभी हम चैप्टर पढ़ेंगे इसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड, सबसे लास्ट वाला चैप्टर, चैप्टर नंबर 10, उसके अंदर हम देखेंगे गवर्नमेंट ने इंपोर्ट पे कितने लंबे प्रोसीजर्स बना रखे हैं, एक्सपोर्ट पे कितने लंबे प्रोसीजर बना रखे, स्टेप्स बना रखे। क्यों? तो गवर्नमेंट किसी भी तरीके से कोशिश करेगी कि अगर कोई बिजनेस इंपोर्ट कर रहा है या एक्सपोर्ट कर रहा है तो वो ईमानदारी के साथ अपना काम करे, ऐसा ना हो कि भाई वहां पर शैतानी दिखा दे, शैतानी कर दे, ठीक है, जिसकी वजह से कंपनी की रेपुटेशन खराब हो। गवर्नमेंट इतनी मेहनत कर रही है कंपनी की रेपुटेशन को बढ़ाने में, और ये कुछ छोटे मोटे बिजनेसमैन या कुछ बिजनेसेस जो हैं उसकी रेपुटेशन को गिरा रहे हैं, तो गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है। टू कोऑपरेट इन प्लानिंग, इन्वेस्टिगेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर होते हैं, गवर्नमेंट की प्लानिंग में हेल्प करो। गवर्नमेंट अगर कुछ इन्वेस्टिगेट कर रही है, आपसे कुछ पूछताछ करने आ रही है तो उसमें हेल्प करो, ठीक है। गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को फुलफिल करने में हेल्प करो, ये सब गवर्नमेंट चाहती है एक बिजनेस से, तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है गवर्नमेंट की, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी वो लोग हो गए, ये ना तो आपके एम्प्लॉयज होंगे, ना ओनर्स होंगे, ना ही गवर्नमेंट होगी, ठीक है, ना ही आपके सप्लायर्स होंगे। ये वो लोग होंगे जो कि ना आपके बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं, मतलब ना आपका कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं,
फिर भी आपके बिजनेस से ही इफेक्ट होते हैं। बात ही समझ में, मतलब बेसिकली सोसाइटी। तो सोसाइटी में से अगर आप बिजनेस के कस्टमर हटा दो, बिजनेस के एम्प्लॉयज हटा दो, गवर्नमेंट को हटा दो, सप्लायर्स हटा दो, ठीक है, ओनर्स हटा दो, तो उसके बाद जो बचेंगे वो किसी भी तरीके से बिजनेस से कनेक्टेड नहीं है, बट कहीं ना कहीं उनको भी बिजनेस डिसीजन पे क्या होता है, फायदा होता है या नुकसान होता है। तो वो लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं बिजनेस से, कम्युनिटी क्या एक्सपेक्ट करती है कि भाई टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, क्योंकि एक बिजनेस जो है हाँ एनवायरमेंट के अंदर पोल्यूशन क्रिएट करता है। अब पोल्यूशन का जो नुकसान होता है वो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर या क्या बोलते हैं आपके ओनर्स, इन्वेस्टर, ओनर्स, कस्टमर, एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट या सप्लायर को नहीं होता, उसका नुकसान सबको होता है। वो बिजनेस के साथ इंसान जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ, सबको एनवायरनमेंट का नुकसान होगा। तो कम्युनिटी एक्सपेक्ट करती है कि बिजनेस जो है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे, पोल्यूशन से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे, टू प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे ताकि बहुत सारे लोगों को काम करने का मौका मिले, उन्हें अच्छा काम मिले, वो अच्छा पैसा कमा पाए। टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन, भाई राष्ट्रवादी बनो, है ना। नेशनल इंटीग्रेशन मतलब देश को एकता, मतलब देश के अंदर एकता बढ़ाओ, उसे अलग अलग मत करो, देश के अंदर एकता बढ़ाओ, देश के लिए काम करो। टू हेल्प द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, तो वीकर सेक्शन के लिए, सोसाइटी में जो बैकवर्ड एरियाज हैं, वीकर सेक्शन है, उनके लिए काम करो, उनको इम्प्रूव करने के लिए कुछ मूवमेंट लेकर आओ, कुछ क्या बोलते हैं प्रोग्राम्स लेकर आओ, ठीक है। बहुत सारी कंपनियां करती भी हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करती हैं, तो एक स्किल्स डेवलप करवाती हैं बैकवर्ड एरियाज के लोगों में, ठीक है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, ताकि वो उनके अंदर एक स्किल डेवलप हो सके और उन्हें मार्केट में जाकर आसानी से नौकरियां मिल सके, ताकि वो भी पैसा कमा सके। तो एक वीकर सेक्शन के लिए भी काम करो। प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब आप इस तरीके से बिजनेस करो कि मार्केट प्राइसेस जो है स्टेबल रहे, ठीक है, इकोनॉमी बहुत तेजी से ना बढ़े, बहुत स्लो नीचे ना हो जाए, डाउनवर्ड ना हो जाए, एक स्टेबल ग्रोथ से बढ़ती रहे, ठीक है, वैसा कुछ काम करो, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करो, ये कम्युनिटी की एक्सपेक्टेशन है। लास्ट है हमारा सप्लायर्स। सप्लायर्स की क्या एक्सपेक्टेशन होती है, टू एंश्योर रेगुलर पेमेंट टू द सप्लायर। देखो सप्लायर अगर बिजनेस को माल बेच रहा है, ठीक है, तो सप्लायर बिजनेस से एक्सपेक्ट करेगा कि उसे रेगुलर पेमेंट मिलती रहे, टाइमली उसे पेमेंट मिलती रहे। फेयर डीलिंग, टू एडॉप्ट फेयर डीलिंग विद द सप्लायर, सप्लायर के साथ आप फेयर डीलिंग करो, मार्केट प्राइस पे गुड्स को खरीदो, ठीक है, टाइमली उसे पेमेंट दो, टर्म्स एंड कंडीशन नॉर्मल होने चाहिए, कुछ स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होने चाहिए, फेयर डीलिंग होनी चाहिए। टू प्रोटेक्ट एंड असिस्ट स्मॉल स्केल सप्लायर्स आर प्लेसिंग ऑर्डर्स विद देम, और सप्लायर्स जो होते हैं वो बिजनेसमैन से एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर कोई छोटा सप्लायर है तो बिजनेस उनको भी काम करने का मौका दे, उनको भी ऑर्डर्स वगैरह दे, ताकि छोटे सप्लायर्स को भी बड़े बनने का मौका मिले। टू गाइड एंड असिस्ट द सप्लायर इन इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट, और सप्लायर्स को गाइड करो, उनकी हेल्प करो, ताकि वो अपना प्रोडक्ट जो है इंप्रूव कर पाए। क्लियर, चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है चैप्टर के अंदर, वो आता है हमारा बिजनेस एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। बिजनेस एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम दैट इंडस्ट्रीज एंड बिजनेसमैन आर क्रिएटिंग इज दैट ऑफ पोल्यूशन। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो एक बिजनेस क्रिएट कर रहा है आज के टाइम पर, दैट इज पोल्यूशन। क्या क्रिएट कर रहा है सर, पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। ऑल्दो गवर्नमेंट इज टेकिंग मेजर टू मूव द लार्ज इंडस्ट्री फ्रॉम अर्बन एरियाज, बट स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री आर स्टिल एक्सिस्टिंग इन द अर्बन एरियाज। तो यहाँ पर क्या करा जा रहा है, गवर्नमेंट एक्शन ले रही है कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनको अर्बन एरियाज से शिफ्ट कर बैकवर्ड एरियाज में, यहाँ पर जहाँ पर लोग नहीं रहते उन एरियाज के अंदर शिफ्ट करा जाए, ताकि लोगों को पोल्यूशन का नेगेटिव इंपैक्ट ना झेलना पड़े। लेकिन उसके बावजूद भी जो स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री चल रही है वो आज भी अर्बन एरियाज के अंदर चल रही हैं। Their emissions are seriously affecting the health of workers and local resident, और उनसे जो निकलने वाले एमिशन मतलब जो पोल्यूशन है वो लोकल रेसिडेंट को, आसपास में रहने वाले लोगों को भी इफेक्ट कर रहा है, साथ ही साथ वर्कर्स को भी इफेक्ट कर रहा है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बिजनेस क्रिएट कर रहा है वो आज के टाइम पर पोल्यूशन है। पोल्यूशन के रीजंस क्या है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, ये तो बच्चों आप लोगों को मेरे से अच्छे से पता होगा, फिर भी चलो पढ़ लेते हैं। एयर पोल्यूशन रेफर्स टू द इंजेक्शन of harmful substances in the atmosphere which result in lowering the quality of air। देखो आज के टाइम पर हर इंसान को जिंदा रहने के लिए हवा तो चाहिए, और बिजनेसेस जब प्रोडक्शन करते हैं तो उस हवा के अंदर ही इंजेक्ट कर देते हैं, मतलब इंसर्ट कर देते हैं हार्मफुल सब्सटेंसेस को, जिसकी वजह से एयर की जो क्वालिटी होती है वो काफी ज्यादा खराब हो जाती है। तो हम उस खराब एयर को जब इनहेल करेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर बीमारियां होने के चांसेस हैं। जब दिल्ली के अंदर पोल्यूशन होता भी सीजन आ रहा है,
दिवाली वाला सीजन के टाइम पे दिल्ली के अंदर पोल्यूशन होता है, भगवान करे इस बार ना हो, बट ठीक है वो हमारे हाथ में नहीं है, मुझे लगता है होगा क्योंकि सिम्टम्स उसके दिखाई देना स्टार्ट हो गए हैं। तो उस टाइम पर बेटा सांस लेना तो दुश्वार हो जाता है, तब आपको पता लगा कि एयर पोल्यूशन कितना नुकसानदेही होता है लोगों को। लंग्स से जुड़े हुए काफी सारे डिसीजेस हो जाते हैं, अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है, बैक्टीरिया डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है लंग से जुड़ी हुई लोगों को। ठीक है, मेरी मम्मी को तो वैसे भी प्रॉब्लम है थोड़ी इनहेलिंग में, सांस लेने में उन्हें प्रॉब्लम होती है, उनके लंग्स वीक है। तो हम तो भाई ये मेक श्योर करते हैं कि नहीं तुम बैल्कनी में भी नहीं जाओगे, तो इतना गंदा हाल होता है उस टाइम पर, भाई तुम घर के अंदर ही रहोगे। इवन इस बार तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि एयर प्योरीफायर भी लेकर आऊँ, क्योंकि उनको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, फिर लास्ट टाइम वो कहीं चली गई थी घूमने के लिए और उसी टाइम में पोल्यूशन वाले दौर में इतनी प्रॉब्लम हो गई थी उनको, 2 दिन में जाके नॉर्मल हुई थी। तो मैंने ये चीज बोला, मैंने कि नहीं तुम बाहर नहीं जाओगी। ठीक है, एयर पॉल्यूशन सीरियस प्रॉब्लम फॉर द होल वर्ल्ड, इट हैज क्रिएटेड अ होल इन द ओजोन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। बेटा इस पॉल्यूशन के चक्कर में जो एटमॉस्फेयर की ओजोन लेयर है उसके अंदर होल भी हो चुका है। स्मोक, केमिकल्स emitted by the factories and smoke emitted by the vehicles are the main causes of the air pollution। तो वही जो है धुआं जो निकलता है, केमिकल्स जो निकलते हैं फैक्ट्री से हवा के अंदर, या फिर व्हीकल से जो स्मोक निकलता है, पोल्यूशन निकलता है, दैट इज द मेन रीजन फॉर द एयर पोल्यूशन। सेकंड है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन वही है कूड़े कबाड़े को पानी के अंदर डालना, पानी भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो वाटर पोल्यूशन रेफर्स टू द डंपिंग ऑफ केमिकल एंड अदर वेस्टेजेस इन द रिवर्स, लेक्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो पानी क्या होगा, यमुना जी की हालत देख लो क्या हुई पड़ी है। तो वो क्या होता है कि केमिकल्स या क्या बोलते हैं वाटर वेस्ट जो होते हैं उस रिवर में डाल देंगे, लेक्स में डाल देंगे, पॉन्ड्स में डाल देंगे, जिसकी वजह से वो पानी क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। जनरली द फैक्ट्रीज लोकेटेड नियर द रिवर स्ट्रीम डंप देयर वेस्ट इनटू द रिवर्स, लेक, स्ट्रीम एक्सेट्रा, देयरबाय कॉजिंग पॉल्यूशन ऑफ वाटर। तो जो फैक्ट्रीज और नदी किनारे लगी हुई होती है वो अपना वेस्ट जनरली डंप कर देती हैं उन्हीं रिवर्स के अंदर, स्ट्रीम्स के अंदर, जिसकी वजह से रिवर वाटर की जो क्वालिटी है वो खराब हो जाती है। और वो इतनी ज्यादा खराब हो जाती है ना कि लोग उसकी खूबसूरती का फायदा नहीं ले पाते, फिर वो जाते हैं पहाड़ों के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर नदी किनारे फोटो खिंचवाएंगे, क्योंकि वहां पर फैक्ट्रियाज अभी डेवलप नहीं, फैक्ट्रियाज नहीं है, तो वहां का जो पानी है वो काफी साफ है। जब वहां का पानी साफ है, ठीक है, बहुत साफ पानी है, अगर आप पहाड़ों के ऊपर चले जाओगे, वहां जो नदियां होती है, ऋषिकेश जाओ, वहां की गंगा जी की क्वालिटी देखो, क्रिस्टल क्लियर, बहुत साफ पानी है। क्यों? क्योंकि वहां फैक्ट्रीज वगैरह नहीं है, तो वेस्ट डंप नहीं होता पानी के अंदर। समझे या फिर नहीं समझे? क्लियर है नहीं क्लियर है? तो फिर लोग वहां जाएंगे, वहां पर फोटोज करवाएंगे। अगर ये चीज यहाँ पर कंट्रोल हो जाती तो यहाँ पर भी ये चीज होता है ना। दिल्ली में रिवर है, रिवर की खूबसूरती देखो, वो रिवर जैसे लगती ही नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि पानी इतना ज्यादा गंदा हो चुका है। थर्ड होता है लैंड पॉल्यूशन। लैंड पॉल्यूशन भी काफी ज्यादा सीरियस है। तो क्या होता है, टॉक्सिक वेस्ट को डंप कर देना कहाँ पर, लैंड के अंदर, which affect the fertility of land and makes it unfit for the agriculture। तो आपको जैसे पता है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री जिसमें भी आज भी अप्रोक्सीमेटली 44-45% पीपल जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। इतनी बड़ी कंट्री और उसके 45-46% लोग जो है एग्रीकल्चर के अंदर इन्वॉल्व है, तो जाहिर सी बात है उनके लिए लैंड की कीमत कितनी ज्यादा है। अब क्या होता है कि जब आप वेस्ट को डंप कर देते हो लैंड के ऊपर, या कूड़े को लैंड के ऊपर फेंक दिया, या लैंड के अंदर दबा दिया, जिससे लैंड की फर्टिलिटी खराब हो जाती है, वो ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अब नहीं क्रिएट कर पाती, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कम हो जाता है ना। There are two aspects of land pollution. One is how to improve the quality of land which is already damaged, and second is how to check whether contamination of the land, how to check further contamination of the land। तो बेसिकली दो एस्पेक्ट आ जाते हैं। पहला क्या कि जो लैंड की क्वालिटी ऑलरेडी खराब हो चुकी है उसको किस तरीके से इंप्रूव करा जाए और उसे और खराब होने से रोका जाए। बात ही समझ में, दो चीजें आ जाती हैं। तो खराब हो चुकी है उसे ठीक करो और खराब होने से रोको। तो सबसे पहले क्या है कि और खराब जो होने वाली है उसको रोको और उसको इंप्रूव करो। तो ये दो चीजें इसके अंदर आती है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नीड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल। पोल्यूशन कंट्रोल क्यों होना जरूरी है? पहली बात, टू इंश्योर सेफ्टी। यार इतनी बीमारी वगैरह फैलाता है, ठीक है, रिस्क भी क्रिएट होते हैं, फिजिकल रिस्क भी क्रिएट होते हैं, उनको भी तो अवॉइड करना है। तो वही बात है, ड्यू टू द एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड स्मोक द विजिबिलिटी इज रिड्यूसिंग। विजिबिलिटी कम हो जाती है। मैं एग्जैक्टली बता रहा हूँ, है ना, मैं एग्जैक्टली बता रहा हूँ। अब बारिश के मौसम में मेरी बैल्कनी से पानी गिरता रहता है ना बारिश के मौसम में, तो जो एयर के अंदर जो पॉल्यूशन होता है वो नीचे आ जाता है, जमीन पर आ जाता है। तो बहुत दूर दूर की बिल्डिंग्स, हाईवे की लाइट, कम से कम मेरे घर से 15-15 किलोमीटर दूर की बिल्डिंग्स की लाइट मेरे को अपने यहाँ से दिखती हैं, अपने फ्लोर से दिखती हैं। ठीक है,
बट वहीं पर ऑन द अदर साइड अब मैं अगर बाहर जाके देखूंगा और थोड़े दिन रुक जाओ, दिवाली के आसपास की बात में करूँ तो सामने वाली बिल्डिंग तक नहीं मेरे को ढंग से दिखेगी, इतनी विजिबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप जब गाड़ी ड्राइव करोगे तब जब आप फॉग में जब गाड़ी ड्राइव करते हो ऐसे ही फील आता है, पूरा पूरा नहीं दिखता, ड्राइविंग में प्रॉब्लम आती है, एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। ड्यू टू द पुअर विजिबिलिटी देयर आर मोर चांसेस ऑफ द एक्सीडेंट ऑफ ऑटोमोबाइल्स ऑन हाईवेज एंड and less visibility can be hazardous for landing and taking off the aeroplanes। तो जो फ्लाइट्स होती हैं उनके टेक ऑफ में और उनकी लैंडिंग में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि वो भी विजिबिलिटी का ही गेम है। लैंड करना, टेक ऑफ करना विजिबिलिटी का ही गेम है, तो उसमें भी प्रॉब्लम्स आती है, हाईवेज के ऊपर गाड़ियां चलाने में भी प्रॉब्लम्स आती है और एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एक्सीडेंट देयर मस्ट बी चेक ऑन द पॉल्यूशन सो दैट विजिबिलिटी गेट्स इंप्रूव। अगर आपको एक्सीडेंट कम करने हैं, विजिबिलिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी। सेकंड है इकोनॉमिक लॉसेस। एयर पॉल्यूशन इज ब्लैकनिंग द बिल्डिंग्स, वाटर पॉल्यूशन इज अफेक्टिंग द सी लाइफ एंड लैंड पॉल्यूशन इज अफेक्टिंग द फर्टिलिटी ऑफ लैंड। तो एयर पॉल्यूशन क्या कर रहा है, बिल्डिंग्स को काला कर रहा है। वाटर पॉल्यूशन सी लाइफ को क्या कर रहा है, डिग्रेड कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। फर्टिलिटी ऑफ लैंड को अफेक्ट कर रहा है क्या, लैंड पॉल्यूशन। और ये तीन चीजें ऐसी हैं जहां से पैसा बनता है। अगर हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, फॉर एग्जांपल ताजमहल, ताजमहल की खूबसूरती लोग देखने आते हैं और ताजमहल पॉल्यूशन के चक्कर में ब्लैक एंड हो रहा है, काला हो रहा है, उसकी खूबसूरती खत्म हो रही है, तो फिर लोग ताजमहल देखने क्यों आएंगे। मॉनेटरी बेनिफिट हमारा क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक लॉसेस होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, सी लाइफ अगर डिग्रेड होगी तो सी लाइफ के अंदर ज्यादा जो मछली वगैरह है वो जिंदा नहीं रह पाएंगी, जिसकी वजह से जो मछुआरे, जो हमारे कोस्टल एरियाज है जहां पर मछुआरों का मेन इनकम फिशरीज है, फिशरीज ही उनका मेन इनकम है, वो जाते हैं डेली और फिश वगैरह पकड़ के लेकर आते हैं, फिर उनको जाकर मार्केट में बेचते हैं, वो उनका बिजनेस धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। 44-45% जनता जो कि एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है, अगर उनकी फर्टिलिटी ऑफ लैंड खराब होना स्टार्ट हो जाएगा तो वो बेचारे अब एग्रीकल्चर कर कैसे पाएंगे। तो ये सब इकोनॉमिक लॉसेस हमारे लिए क्रिएट करेंगे। ऑल दीज आर ब्रिंगिंग हैवी इकोनॉमिक लॉसेस फॉर द कंट्री। फॉर एग्जांपल, ताजमहल इज लूजिंग द ब्यूटी ड्यू टू द पॉल्यूशन कॉज्ड बाय द इंडस्ट्रीज अराउंड इट, इट इज अ ग्रेट इकोनॉमिक लॉस फॉर आवर कंट्री। ये सब चीज मैंने आपको पढ़ा दी है। टू मेंटेन द नेचुरल ब्यूटी, पॉल्यूशन कम क्यों करेंगे, क्योंकि नेचुरल ब्यूटी भी मेंटेन होगी। आज के टाइम पर हम ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहां पर अब ना तो नेचर जैसा कुछ बचा, ना ब्यूटी जैसा कुछ बचा, तो हम उस नेचर की ब्यूटी देखने के लिए पहाड़ों के ऊपर जाते हैं। मैं भी गया था। क्यों जाते हैं, क्योंकि वहां पर अभी इंडस्ट्रीज नहीं है, वहां पर पॉल्यूशन कम है, बट फिर भी मैंने ये चीज नोटिस करी, पहुंच रहा है, बहुत हाई लेवल में पहुंच रहा है और वहां पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो नेचुरल ब्यूटी को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। द पॉल्यूशन इज हैविंग डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द नेचुरल ब्यूटी, पॉल्यूशन का नेचुरल ब्यूटी के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट है। द नेचुरल ब्यूटी कंसिस्ट ऑफ माउंटेन, रिवर्स, ट्रीज, लैंड एक्सेट्रा। द पॉल्यूशन इज अफेक्टिंग ऑल दिस, पॉल्यूशन इन चीजों को इफेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ एडिंग टू द ब्यूटी, द पॉल्यूटेड रिवर एंड स्ट्रीम्स आर स्प्रेडिंग फोर फोल्ड ऑर्डर। तो बेसिकली ब्यूटी तो इंक्रीज नहीं कर पा रही, लेकिन पोल्यूशन मतलब क्या बोलते हैं, बदबू फैला रही है, एक तरीके से आप ये बोल रहे हो। द ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स व्हिच ऐड टू द ब्यूटी आर गेटिंग ब्लैकेंड विद द पोल्यूशन। मतलब बेसिकली नेचुरल ब्यूटी खत्म होती चली जा रही है। अगर हम लोग बात करें तो रिवर ब्यूटी बढ़ाने की बजाय बदबू फैला रही हैं। बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट जो कि दिखने पर इतने खूबसूरत है, वो काले होते जा रहे हैं, तो अपनी ब्यूटी को खोते चले जा रहे हैं। रिवर्स, स्ट्रीम वगैरह अब गंदी होती चली जा रही है, तो उसमें अब वो मजा नहीं आता। ठीक है, तो नेचुरल ब्यूटी भी खत्म हो रही है, तो उसको अगर आपको बचाना है तो पोल्यूशन आपको कम करना पड़ेगा। टू एंश्योर हेल्दी लाइफ, तो पोल्यूशन कंट्रोल इज मस्ट टू एंश्योर हेल्दी लाइफ ऑफ द पीपल। भैया हेल्थ को भी बचाना है। पोल्यूशन इज अ रूट कॉज ऑफ मेनी डिसीजेस। काफी सारी डिजीज का रूट कॉज क्या है, पोल्यूशन है। अभी मैं एक बात करूं, लेकिन उसका लेना देना पोल्यूशन से है नहीं, ठीक है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। बट हाँ, एक मैंने देखा था, मेरी थोड़ी मतलब मेरी मौसी की बेटी, मेरी दीदी लगी, कजन सिस्टर लगी, उनका बेटा छोटा था, 3-4 साल का, दिल्ली के अंदर पोल्यूशन हुआ। उस पोल्यूशन से उनके लंग में क्या बोलते हैं, कुछ ऐसा क्या था, इन्फेक्शन हो गया उस 3-4 साल के बच्चे के लंग में। 4 महीने में जाके वो ठीक हुआ। इतना परेशान रहे होंगे घर वाले, मतलब कंडीशन सीरियस तक हो चुकी थी। हमें लगता है कि सर क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, बट बेटा आपको कुछ नहीं पता कि कौन सी चीज आपके किस पार्ट पे इन्फेक्ट कर जाए। ठीक है, फिर जब उसका नेगेटिव इम्पैक्ट सामने आता है ना, फिर आप इतना परेशान हो जाओगे। और फिर डॉक्टर्स के लिए ना वो सारी चीजें नहीं होती हैं, उनके लिए वो कोई पुरानी डिजीज नहीं होती, नई डिजीज क्रिएट हो जाती है, तो डॉक्टर को भी ट्रीट करने में थोड़ा टाइम लगता है। एयर पॉल्यूशन इज अ मेन कॉज ऑफ हार्ट एंड द लंग डिसीज, और हार्ट डिसीज और लंग डिजीज का मेन कॉज क्या है, एयर पॉल्यूशन है।
कैंसर का भी इन्फेक्ट। वाटर पॉल्यूशन इज अ कॉज ऑफ लिवर प्रॉब्लम्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ किडनी। तो वाटर पॉल्यूशन आपके लिवर को भी डैमेज कर सकता है, किडनीज को भी डैमेज कर सकता है, ठीक है। पोल्यूशन कंट्रोल इज मस्ट टू कीप अ चेक ऑन दिस डिसीजेस। तो पोल्यूशन को कंट्रोल करना पड़ेगा अगर आप इन डिसीज को कम करना चाहते हैं तो। टू लीड अ कंफर्टेबल लाइफ, पोल्यूशन इज क्रिएटिंग न्यूइसेंस एंड इनकन्वीनियंस। भाई हमारी जिंदगी को झंड कर रहा है, हमारी जिंदगी को तबाह कर रहा है, न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, इनकन्वीनियंस क्रिएट कर रहा है। द पोल्यूटेड रिवर्स बिकम अनफिट फॉर स्विमिंग और फिशिंग, है ना। जो रिवर के अंदर पोल्यूशन होता है उसके अंदर हम स्विमिंग नहीं कर पाते, फिशिंग नहीं कर पाते। आप यूरोप जाओ, वहाँ की नदियाँ साफ है, वहाँ के पॉन्ड साफ है, स्ट्रीम साफ है। लोग क्या करते हैं, वीकेंड है, सैटरडे है, आओ चलो आज फिशिंग पे चलते हैं, आओ चलो नदी किनारे आज हम लोग पिकनिक करेंगे, वहां पर खाना खाएंगे, आओ चलो नदी किनारे चलते हैं, नदी में जाके स्विमिंग करेंगे। वहां पे वो लोग ये चीज एंजॉय करते हैं बिकॉज वहाँ के जो ये नेचुरल वाटर्स है वो साफ है। इंडिया के अंदर नहीं है। अभी तुम जाओ और यमुना किनारे बैठ के पिकनिक करेंगे, जाना बदबू आएगी। ये डिफरेंस है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या हुई, डिग्रेड हुई ना। एयर पॉल्यूशन कॉजेज आई इरिटेशन, आंखों में चुभन होगी, कफिंग कफ होगा, खांसी होगी, है ना, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होगी, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। और ये एक्चुअल में होता है, अभी 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 देखना होगा ये चीज। पोल्यूशन कंट्रोल इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस इनकन्वीनियंस सो दैट पीपल कैन लीड अ कंफर्टेबल एंड हेल्दी लाइफ। तो पोल्यूशन कंट्रोल हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि लोगों को एक हेल्दी लाइफ, एक कंफर्टेबल लाइफ मिल सके, ठीक है। प्रॉब्लम है, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ से हम शिफ्ट क्यों नहीं कर जाते। प्रॉब्लम इज दैट कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी इसी एरिया में, तो भैया पैसा कमाना है तो यहीं रहना पड़ेगा। अब पहाड़ों पे तो वहाँ के लोग वैसे ही परेशान है, वहाँ के लोग यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, वहाँ के लोग यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं पैसा कमाने के चक्कर में, ठीक है। वो पहाड़ पर नहीं रह रहे, वहाँ के लोग यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। पहाड़ों पर तो वो लोग जा रहे हैं जिनके पास इतना पैसा हो चुका कि ऑलरेडी अब उनके पैसे से पैसा बन रहा है, वहां पर जाके रह रहे हैं, ठीक है। लेकिन बाहर के लोग यहाँ पर जाके शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि वहां पर सीजनल एम्प्लॉयमेंट है। अभी मैं पीछे घूमने गया था तो मेरी वहां पर एक शॉपकीपर से बात हुई थी, वो बड़ा महंगा आइटम बेच रहा था, तो मेरी उससे बात हुई थी। तो मैं पूछा क्या इतना महंगा क्यों बेच रहे हो, तो एमआरपी से तक ऊपर है। तो वो छूटते बोले कि सर हमारी इनकम जो है ना 5 महीने की है, 7 महीने हमारे पास कोई काम नहीं रहता। मैंने कि कैसे कैसे, आप कैसे भी लगा लो साल के अंदर। देखो यहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं मेनली वो मई जून आते हैं, मई जून में मेन टूरिस्ट घूमने आएगा पहाड़ों के ऊपर। जुलाई के अंदर टूरिस्ट बहुत कम हो जाता है, अगस्त के अंदर और कम हो जाएगा, सितंबर अक्टूबर के अंदर नेग्लिजिबल टूरिस्ट आएगा। फिर जब बर्फ यहाँ पे पड़ना स्टार्ट होगी दिसंबर के महीने में, दिसंबर जनवरी टूरिस्ट आता है, फरवरी के अंदर कम आएगा, मार्च के अंदर कम आएगा, अप्रैल के अंदर कम आएगा। तो हमारे पास टोटल मिलाकर 5 महीने टूरिस्ट आ पाता है। वीकेंड्स पे आते रहते हैं, तो सबको मिला मिलू के मैक्सिमम बोला 5 महीना, और भी मान लो 50% टाइम 6 महीने, 6 महीने ही वहां पर वो लोग ज्यादा अच्छा पैसा कमा पाते हैं। लेकिन खर्चे तो पूरे 12 महीने के है ना, तो 6 महीने में वो इतना कमाने की कोशिश करते हैं कि 12 महीने के खर्चे निकल जाए। ये प्रॉब्लम है वहाँ के लोगों की, सीजनल एम्प्लॉयमेंट की तरीके से वहां पर हम देखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही नहीं कमाते होंगे, कमाते तो यार डेफिनेटली होंगे, बट जो एवरेज से ऊपर कमा पाते हैं वो 6 महीने जहाँ पे टूरिस्ट वहां पर जाते हैं, और एवरेज से नीचे रह जाते हैं जब टूरिस्ट वहां पर नहीं जाते। तो यार उनकी प्रॉब्लम है। तभी तो जब टूरिस्ट वहां जाते हैं एक भारी मात्रा में, तो वहां पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी जाता है, वहां पे पोल्यूशन बढ़ता है, वहां पर ट्रैफिक जैम्स लगते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पर लोगों को फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, तो ना फिर ज्यादा पैसा लेते हैं टूरिस्ट से। ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो मेरे को थोड़ा रीजनेबल भी लगा, मैंने कि ठीक है यार, ठीक है, हम लोग वहां से शांति के लिए, वहां से हम लोग अपनी जिंदगी में शांति ढूंढने के लिए इन लोगों की शांति भंग करने आ गए, तो ये कहीं ना कहीं हमसे ज्यादा पैसा लेके उस चीज को कॉम्पनसेट तो करेंगे ही ना, समझे। चलो, रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। अब क्यों बिजनेस का रोल इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, तो बिजनेस क्या कर सकता है, क्योंकि बिजनेस ही मेन एक ऐसा बोला गया है कि बिजनेस इंडस्ट्रीज वगैरह मेन ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से प्रोडक्शन पोल्यूशन बढ़ रहा है। इंडस्ट्रीज से पोल्यूशन हो रहा है, फैक्ट्रीज से पोल्यूशन हो रहा है, फैक्ट्रीज के प्रोडक्ट से पोल्यूशन हो रहा है। अब गाड़ियां फैक्ट्री में तो बन रही हैं, टाटा के प्रोडक्ट है गाड़ियां, तो उनसे भी पोल्यूशन हो रहा है। तो भाई क्या कि मेकिंग यूज ऑफ द इको फ्रेंडली टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, की प्रोडक्शन में आप इको फ्रेंडली टेक्निक का यूज करो, उन टेक्निक्स का यूज करो, उन फैक्ट्री सेटअप का यूज करो जिससे पोल्यूशन ना हो। रिसाइकलिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट को रिसाइकिल करो, कि जो आपका वेस्ट निकल रहा है जिसे आप डंप कर देते हो एयर के अंदर या फिर वाटर के अंदर या लैंड के ऊपर, उसको रिसाइकिल करो जिससे डंपिंग आपकी कम से कम हो जाए। ट्रीटिंग द वेस्ट थ्रू टेक्नोलॉजीज बिफोर डिस्चार्जिंग देम इनटू द वाटर और डंपिंग ऑन द लैंड, ऐसी टेक्नोलॉजी क्रिएट करो कि आप अपने वेस्ट को भी यूज कर सको, बेसिकली रिसाइकलिंग।
participating in the eco-friendly activities such as plantation of trees, cleaning rivers, ponds, etc. और eco-friendly activities में भी participate करो कि भाई नदियों को साफ करवाओ, ponds को साफ करवाओ, एयर को साफ करवाओ, इन सारी चीजों में participate करो। इको मार्क्स का यूज करो by producing eco-friendly product। तो इको मार्क्स बेसिकली क्या होता है? इको मार्क ये एंश्योर करता है कि जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो दैट प्रोडक्ट इज पोल्यूशन फ्री, वो कोई भी पोल्यूशन क्रिएट नहीं करेगा। अबाइडिंग बाय लॉस एंड पॉलिसीज फ्रेम बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो पॉलिसी फ्रेम करती है, ठीक है, उनके साथ अबाइड करो, यानी कि उनको फॉलो करो ताकि आपका पोल्यूशन लेवल कम हो। स्प्रेडिंग अवेयरनेस को स्प्रेड करो अमंग द जनरल पब्लिक रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ इको फ्रेंडली टेक्निक्स एंड द प्रोडक्ट्स। और पब्लिक को भी अवेयर करो कि भाई आप भी वैसे प्रोडक्ट यूज करो जो प्रोडक्ट एनवायरनमेंट के अंदर पोल्यूशन क्रिएट नहीं कर रहे। तो आप अगर पोल्यूशन वाली प्रोडक्ट यूज करना बंद कर दोगे तो कंपनियां वैसे प्रोडक्ट अपने आप बनाना बंद कर देंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें कर कर एक बिजनेस जो है अपना रोल प्ले कर सकता है इन द एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कम करने के लिए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में। नेक्स्ट आता है बिजनेस एथिक्स। नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर के अंदर आता है, वो आता है हमारा बिजनेस एथिक्स। क्या होता है बिजनेस एथिक्स? देखो, एथिक्स का मतलब हो गया मोरल वैल्यूज या मोरल स्टैंडर्ड्स या नॉर्म्स जो कि ठीक है। मोरल वैल्यूज या स्टैंडर्ड या नॉर्म विच गवर्न द एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेसमैन। देखो ध्यान से सुनना, हम अपनी लाइफ में बड़े हुए तो हमारे घर वालों ने हमें कुछ बातें बताई जो बातें ठीक है और कुछ बातें बताई जो बातें गलत है। मतलब हमारे घर वालों ने बेसिकली हमें सही या गलत में मतलब बताया। तो उन्होंने जो बातें हम लोगों को बताई कि ये चीजें सही हैं और ये चीजें गलत है, एक सेट बताया कि भाई ये सेट ऑफ थिंग्स ठीक है, ये सेट ऑफ थिंग्स गलत है। तो जो सही और गलत में डिफरेंस है ना, तो जो सही चीजें हैं उसी को हम लोग बोलते हैं एथिक्स, कि क्या सही है, क्या मोरल है, क्या ठीक है, उसी को बोला जाता है एथिक्स। तो वही मोरल वैल्यूज कि अपने बड़ों की इज्जत करो, इट इज द एथिक्स। अगर मैं अभी बिजनेस की बात नहीं कर रहा, मैं पर्सनल चीजों की बात कर रहा हूँ। अपने बड़ों को इज्जत दो, इट इज एथिक्स। अपने छोटों से प्यार से बात करो, इट इज एथिक्स। अपने बड़ों के पैर छुओ, एथिक्स। किसी के साथ गलत मत करो, एथिक्स। किसी का बुरा मत करो, एथिक्स, ठीक है। दूसरों की मदद करो, एथिक्स। तो उन्होंने बताया ना ये चीज ठीक है ना, और फिर उन्होंने कुछ बताया ये चीज गलत है। जो ठीक वाला जो हमें सेट बताया, जो लिस्ट बताई, वही है हमारी मोरल वैल्यूज है, वो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं कि हमें लाइफ के अंदर काम करना है तो इन ठीक वाली चीजों के हिसाब से करना है। बातें समझ में? तो क्या है मोरल वैल्यूज, स्टैंडर्ड, नॉर्म्स, सही चीजों के, वो क्या है हमारे पास? एथिक्स। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? विच गवर्न द एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस। तो वही सेम चीज बिजनेसमैन को भी अपने बिजनेस के अंदर फॉलो करनी चाहिए। क्या? कस्टमर तुम्हारा भगवान है, भगवान की इज्जत करो, ठीक है। कस्टमर को जो प्रोडक्ट दे रहे हो वो प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए। रीजनेबल प्राइसेस पर दो। तुम प्रॉफिट कमाओ, हम मना नहीं कर रहे, बट रीजनेबल प्रॉफिट कमाओ ना, जिसमें आपका पेट भर सके और कस्टमर का भी फायदा हो सके। उससे ज्यादा उसकी मजबूरी का फायदा उठा के ज्यादा महंगे में उसे प्रोडक्ट मत बेचो, ठीक है। इथिक्स है ना। फेयर डीलिंग्स करो, एडल्ट्रेशन, मिलावट मत करो, ये सब मत करो, इथिक्स, ठीक है। ये सही चीजें बताता है। कस्टमर का बुरा मत करो, इथिक्स। सप्लायर को रेगुलरली पेमेंट दो, इथिक्स। गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करो, इथिक्स। सोसाइटी का भला करो, इथिक्स। तो ये सही चीजें बता रहा है ना। तो ये क्या सेट ऑफ वैल्यूज, जो वैल्यूज हमने अपनी लाइफ में क्रिएट करी, हमें घर वालों ने बताया क्या ठीक है क्या गलत है, वही हमारे लिए हमारी वैल्यूज बन गई, वही स्टैंडर्ड बन गए जिनको हम फॉलो करके अपनी लाइफ को जिएंगे। वही नॉर्म्स है, वही रूल्स है जो हम जिसे हम अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे और अपनी लाइफ को जिएंगे। सही चीज है। एथिक्स डिफाइन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। क्या सही है क्या गलत है, ये एथिक्स बताता है। इट इन्वॉल्व्स क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ ह्यूमन एक्ट्स टू डिटरमाइन वेदर दीज आर राइट और रॉन्ग। और ये ह्यूमन एक्ट को क्रिटिकली एनालाइज करता है, उसको चेक करता है कि क्या ये ठीक था, क्या ये गलत था, ठीक है। फॉर अ बिजनेसमैन द एथिकल डिसीजन एक्सपेक्टेड आर to provide the customer with true information regarding the products and the services। तो भाई क्या है कि पहला एथिक्स, सही चीज क्या है कि कस्टमर को सही इंफॉर्मेशन, ट्रू इंफॉर्मेशन, करेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो रिगार्डिंग द प्रोडक्ट एंड द सर्विसेज। जैसे अभी कुछ एक बिस्किट्स वगैरह आते हैं, उसमें लिखा होता है होल व्हीट बिस्किट, होल व्हीट, पूरा का पूरा आटे से बना हुआ बिस्कुट, ये ऊपर लिखा हुआ होता है। फिर आप पीछे मुड़ के देखोगे तो 50% तो उसके अंदर 50-60% यानी कि आधे से भी ज्यादा तो इसके अंदर मैदा यूज हुआ है। तो फिर ये होल व्हीट लिख क्यों रहा है?
फिर आप उसके ऊपर एक छोटा सा स्टार लगा हुआ देखोगे, उस स्टार को नीचे जाके पढ़ोगे, होल व्हीट बिस्किट इज जस्ट अ ब्रांड नेम, इट इज नॉट एन एडजेक्टिव विच शोज द क्वालिटीज ऑफ दिस प्रोडक्ट। यानी कि जो ऊपर होल व्हीट लिखा था वो कोई एडजेक्टिव नहीं है जो कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को पता है, वो बस नाम है उसका, होल व्हीट बिस्किट उसका नाम है, वो उसकी क्वालिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। नहीं, इस बिस्किट के अंदर मैदा है, तो इट इज अनएथिकल, ये गलत है। लॉ के हिसाब से ठीक है बट अनएथिकल, गलत है, आपने पब्लिक को धोखा दे रहे हो। अलाउइंग द कस्टमर टू मेक फ्री चॉइस, और कस्टमर को आप अलाउ करो तो ठीक क्या है, ठीक तो ये है ना कि कस्टमर को आप उसके हिसाब से डिसीजन लेने को फ्रीली छोड़ दो ताकि वो अपने चॉइसेस खुद कर सके। प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट एट द रीजनेबल प्राइसेस, और अच्छा प्रोडक्ट आप रीजनेबल प्राइसेस पर दो जिससे कस्टमर को भी खरीदने में कोई आपत्ति ना हो और आपको बेचने में भी प्रॉफिट कम ना मिले। बात ही समझ में, तो एथिक्स मतलब क्या है, क्या ठीक है, क्या ठीक है, और हमें पता है अपने आप से, मैं पूछूंगा क्या सही है। अभी कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेके चलेंगे आगे और वहां पर हम डिस्कशन करेंगे। ये मेरा फेवरेट है, इथिक्स वर्सेस लॉ। इथिकल बिहेवियर इज अबव द बिहेवियर रिक्वायर्ड बाय द लॉ। यानी कि अगर मैं बात करूं तो आपके, क्योंकि देखो लॉ भी यही बताता है क्या ठीक है क्या गलत है, बट लॉ जो डिराइव हुआ वो इथिक्स से डिराइव हुआ। जो लॉ मेकर्स हैं वो पहले ये देखते हैं क्या सही है क्या गलत है, तो उन्हें इथिक्स चेक करने पड़ते हैं। बट अगर हम लोग देखें तो इथिक्स इज फार ग्रेटर देन लॉ, इथिक्स इज ग्रेटर देन लॉ। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि लॉ इज अ सबसेट ऑफ इथिक्स, ये एक इथिक्स का सेट है और ये एक लॉ जो है ये एक अलग है। तो लॉ इज अ सबसेट ऑफ इथिक्स या फिर लॉ इज अ पार्ट ऑफ इथिक्स। तो इसी वजह से यहाँ पर ये चीज बोला गया कि लॉ इथिकल बिहेवियर, इथिक्स इज अबव द बिहेवियर रिक्वायर्ड बाय द लॉ, यानी कि इथिक्स इज ग्रेटर देन द लॉ। बोथ लॉ एंड इथिक्स डिसाइड व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, दोनों का काम एक ही है। इथिक्स भी ये बोलेगा क्या सही है क्या गलत है, लॉ भी ये बताएगा क्या सही है क्या गलत है। लॉ रिफ्लेक्ट द इथिकल एंड मोरल वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी, ये बात करेगा मोरालिटी पे, किस कहते हैं ना किस वैल्यूज के ऊपर सोसाइटी काम कर रही है। सोसाइटी के अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, क्या गलत है क्या ठीक है, कुछ अपने अपने खुद के एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं सोसाइटी के, वो उसके ऊपर काम करता है एथिक्स। ठीक है, दैट इज व्हाट कंडक्ट इज परमिटेड एंड इज नॉट परमिटेड इन द सोसाइटी। इफ वन इज ब्रेकिंग द लॉ देन वन इज पनिश्ड एंड पेनलाइज्ड। लेकिन ऑन द अदर साइड लॉ बात करेगा परमिटेड के ऊपर। देखो लॉ लिख दिया जाता है, इथिक्स कहीं पे लिखे नहीं गए हैं बट लॉ लिख दिया जाता है कि अगर आप इसके अकॉर्डिंग चीजें कर रहे हो, दीज आर द परमिटेड थिंग्स, आप ये चीजें करोगे तो ठीक है, अगर आप ये चीजें नहीं करोगे तो गलत है। और लॉ में क्या है, देखो इथिक्स क्योंकि कहीं पे लिखे नहीं गए तो बहुत ज्यादा वाइडन होते हैं, लॉ लिख दिए गए हैं तो एक स्पेस में ही खत्म हो जाते हैं। तो लॉ बेसिकली ये बोलता है कि जो चीजें अलाउड है वो हमने लिख दी है, अगर आप इन अलाउड चीजों को करोगे है ना तो ठीक है, अगर आप इन अलाउड चीजों को नहीं करोगे तो आपको पनिश करा जाएगा। इन ब्रेकिंग द लॉ देन वन इज पनिश्ड और पेनलाइज्ड, उसको पनिश करा जाएगा, फिर उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी। The business ethics also decide what is expected conduct of the businessman and what is not expected by the society। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करें, देखो कोई भी प्रोडक्ट है, मान के चलो ये प्रोडक्ट है, ठीक है, एक रिमोट है, ये रिमोट मेरे को 100 रुपए का पड़ रहा है, बट इस रिमोट 100 रुपए का रिमोट मैं मार्केट में 2000 रुपए का बेच रहा हूँ। अब लॉ मेरे को ये करने को मना नहीं करता, कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया कि तुम मैक्सिमम इतना परसेंट ही प्रॉफिट ले सकते हो, नहीं, लॉ मेरे को ये करने को मना नहीं करता कि 100 रुपए की चीज मार्केट में 2000 की जाकर बेच रहा हूँ। लॉ मना नहीं करेगा, लॉ के हिसाब से परमिटेड है। बट क्या अपने अंतर मन से पूछो बच्चों, क्या ये ठीक है, क्या ये ठीक है? द आंसर इज नो, ये ठीक नहीं है। यही आ गया इथिक्स। क्या ठीक है, हमारी मोरलिटी क्या बोलती है, हमारी खुद की वैल्यूज क्या बोलती है कि नहीं यार 100 रुपए की चीज 2000, 1900 का प्रॉफिट, 500 की बेच तो यार ठीक है, 100 की चीज 100,000 की, बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो, कस्टमर के ऊपर फालतू का आप लोड डाल रहे हो। ठीक है, तो ये गलत है। आपने अंतर मन से आवाज आई ना गलत है, बट लॉ बोल रहा है ठीक है। ठीक है, तो यहीं पे बात इथिक्स, इथिक्स मतलब व्हाट इज एक्सपेक्टेड कंडक्ट ऑफ द बिजनेसमैन, की बिजनेसमैन से क्या एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि वो ये काम करेगा। बिजनेसमैन से एक ही चीज एक्सपेक्ट करी जा रही है, बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट अच्छे दाम पर दो। एंड व्हाट इज नॉट एक्सपेक्टेड बाय द सोसाइटी, तो बिजनेसमैन से क्या एक्सपेक्ट करा जा रहा है, बिजनेसमैन से क्या एक्सपेक्ट नहीं करा जा रहा है। कौन एक्सपेक्ट कर रहा है, कौन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा? सोसाइटी। सम अनएथिकल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस आर आल्सो पनिशेबल,
और कुछ अनएथिकल एस्पेक्ट बिजनेस के पनिशेबल होते भी हैं क्योंकि वो लॉ के हिसाब से गलत है। दैट इज एडल्ट्रेशन, ब्लैक मार्केटिंग, बट सम एक्ट आर कंसिडर्ड अनएथिकल। लेकिन कुछ एक्ट ऐसे होते हैं जो कि अनएथिकल होते भी हैं लेकिन पनिशेबल अंडर लॉ नहीं होते। जैसे मैंने बोला ना, तो कुछ चीजें जो है वो अनएथिकल है, गलत है, मिलावट गलत है, बट वो इलीगल भी है तो उसके ऊपर पनिशमेंट मिलेगा। बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि गलत है बट लॉ के हिसाब से गलत नहीं है तो उसके ऊपर पनिशमेंट नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अनड्यूली हाई प्राइस चार्ज बाय द बिजनेसमैन। बिना मतलब के बिजनेसमैन जब किसी चीज का बहुत हाई प्राइस चार्ज करेगा तो ये गलत है, अनएथिकल है, गलत है, बट इट इज नॉट पनिशेबल अंडर द लॉ। दैट इज व्हाई वी से इथिक्स आर अबव द लॉ। इस वजह से हम लोग बोलते हैं कि इथिक्स जो है वो लॉ से बड़ा है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, ध्यान से देखना। स्मोकिंग इज अनएथिकल। मैं बात करता हूं किसकी? स्मोकिंग इज अनएथिकल, गलत है। स्मोकिंग क्या है? गलत है। ठीक है, यहां पर मैं एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा हूं कि लड़की जो भी स्मोक कर रहा है उसकी एज कितनी है? उसकी एज 22 है। ठीक है, ये मैं एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा हूं। तो स्मोकिंग इज अनएथिकल, स्मोकिंग करना गलत है, बट क्या लॉ इसको अलाउ करता है? द आंसर इज यस, लॉ इसको अलाउ करता है। स्मोकिंग इज लीगल, लॉ बोलता है, लॉ ने कुछ लगा रखे कि भाई पब्लिक एरिया में स्मोक नहीं कर सकते, आप किसी खाली एरिया में स्मोक करें, या फिर स्मोकिंग जोन्स बना रखे। हम अब किसी डेवलप कंट्री में जाएंगे, जापान वगैरह में जाएंगे, तो वहां पर उन लोगों ने स्मोकिंग जोन्स बना रखे हैं हर 200-300 मीटर पर, तो वहां जाकर आप स्मोक कर सकते हैं, आप सड़क पे स्मोक नहीं कर सकते। तो बेसिकली स्मोक लीगल है, बट अगर अपने अंतर मन से पूछो तो नहीं यार, स्मोकिंग गलत है। ठीक है, तो ऐसी बिजनेसेस में भी कुछ चीजें होती हैं कि यार बहुत ही ज्यादा कि तुम किसी चीज के प्राइस चार्ज कर रहे हो, तो लीगल लॉ तो बोलेगा नहीं यार गलत नहीं है, लॉ तो अलाउ कर दिया, तो लॉ अलाउ करा तो पनिशेबल नहीं है। लेकिन अगर अंतर मन से पूछोगे कि नहीं यार गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बात आप समझे या नहीं समझे, तो सही गलत में दोनों डिफरेंस बता रहे हैं, बट लॉ रेस्ट्रिक्टेड है अप टू अ एरिया, वहीं पे इथिक्स बहुत वाइडर है। तो इथिक्स का इथिकल बिहेवियर जो होता है इज ऑलवेज अबव द लॉ बिहेवियर। तो हमारे बिजनेसमैन क्या करते हैं, ज्यादातर देखते हो तो लॉ को तो अवॉइड कर लेंगे कि जो लॉ बोल रहा है गलत है वो तो हम देखो हम कर ही नहीं रहे ना, जो लॉ अलाउ कर रहे हैं हम वो चीज कर रहे हैं। अरे भाई उसके ऊपर अपने इथिक्स भी देखो कि क्या तुम्हारे लिए ठीक है और क्या तुम्हारे लिए गलत है। बात ही समझ में, जैसे एम्प्लॉयज को अचानक से निकाल देना किसी बिजनेस के लिए ये इलीगल नहीं है। अगर आप सारी फॉर्मेलिटीज लॉ के दिया गए प्रोसीजर के थ्रू कर रहे हो तो इट इज नॉट इलीगल, इसके ऊपर किसी कंपनी को पनिश नहीं करा जाएगा, बट इट इज अनइथिकल। क्योंकि वो लोग तुम्हारे बिजनेस के लिए दिन रात काम कर रहे थे, तुम उन्हें पैसा दे रहे थे, तुम्हारे ऊपर वो लोग डिपेंडेंट थे, आज तुम्हें उन्हें जरूरत नहीं है तो तुमने निकाल दिया, बिजनेस के ऊपर थोड़ी प्रॉब्लम आई तो तुमने निकाल दिया। टाटा इस इथिक्स में सबसे आगे थे, शायद इस इथिक्स में सबसे आगे थे, उनके लिए इथिक्स मैटर करते थे। तो लॉ के साथ तो फुलफिलमेंट करते ही करते थे, उन्होंने लॉ के ऊपर भी कुछ अपने इथिक्स बना रखे थे कि नहीं यार हमारे लिए लॉ तो ठीक है, गलत है, जो भी है वो है, उसके ऊपर हमारी कुछ अपनी वैल्यूज है, हमारे हिसाब से कुछ चीजें गलत है, कुछ चीजें ठीक है, उसके ऊपर बड़ा काम करते थे वो लोग। और इस वजह से शायद गुडविल में टाटा से आगे इस समय कोई भी नहीं है। उनकी गुडविल उनके लिए बहुत ज्यादा मैटर करती थी, उनके इथिक्स, उनकी उनकी उनके सोसाइटी को लेकर कमिटमेंट्स उनके लिए बहुत ज्यादा मैटर करते थे। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ लॉ को नहीं, उसके ऊपर अपनी कुछ इथिकल वैल्यूज को भी उतना ज्यादा वेट देते थे जितना ज्यादा वो लॉ को वेट देते थे, और इसी वजह से पब्लिक का प्यार उनके लिए इतना था। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स के क्या एलिमेंट है? देखो, टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। अगर आपको कंपनी में एथिक्स चाहिए, अपने बिजनेस में एथिक्स चाहिए, तो उस बिजनेस के टॉप मैनेजमेंट का भी जो बिहेवियर होना चाहिए वो इथिकल होना चाहिए। टॉप मैनेजमेंट हैज वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू गाइड द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द एथिकल बिहेवियर। तो टॉप मैनेजमेंट का एथिकल बिहेवियर, टॉप मैनेजमेंट के अंदर एथिकल बिहेवियर होना बहुत जरूरी है, तभी पूरे बिजनेस के अंदर आप एथिकल बिहेवियर डेवलप कर पाओगे। सबसे बड़ा एग्जांपल सर रतन टाटा जी। ठीक है, सबसे बड़ा एग्जांपल, चेयरमैन थे वो एक टाइम में 2012 तक, एंड उन्होंने एक इथिकल बिहेवियर डेवलप करा। आज भी टाटा उस इथिकल बिहेवियर का जाना जाता है। ठीक है, आज भी टाटा उस इथिकल बिहेवियर के लिए जाना जाता है। पब्लिकेशन ऑफ अ कोड, एक कोड बनाओ।
Generally, ethical organization define a code of conduct and set of ethics for all the employees in the organization. These principles are defined in a written document called code. तो हर कंपनी एक कोड क्रिएट करती है, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करती है, रिटन डॉक्यूमेंट क्रिएट करती है, उसके अंदर लिखती है अपने खुद के एथिक्स लिखती है, सी हमारे लिए क्या ठीक है, एक एम्प्लॉयज के लिए क्या ठीक है, एक एम्प्लॉय के लिए क्या गलत है। अगर आपके साथ ये ऐसा कुछ बिहेवियर हो रहा है, दिस इज अनएथिकल बिहेवियर, आज उसके ऊपर एक्शन लीजिए, वो लिखेगी कंपनी। तो एक कोड बनाती है अपनी कंपनी के, खुद के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो कंपनी लिखती है, उसमें बताती है कि हमारी कंपनी के हिसाब से क्या गलत है, हमारी कंपनी के हिसाब से क्या ठीक है। ठीक है, हर कंपनी के अपने कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। थर्ड है establishment of compliance mechanism to make sure that the actual decision match with the firm's ethical standard. Suitable mechanism should be established. Example, corporate ethics in training and recruitment, selection, etc. दूसरी चीज, अगर आपको ये देखा जाए कि भाई नहीं, आपने तो कोड ऑफ कंडक्ट बना दिए, लेकिन आपके जो एक्शंस हैं उस कोड ऑफ कंडक्ट को मैच ही नहीं कर रहे, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जो इथिक्स है और आपके जो एक्शंस है वो आपस में मैच करें, वो एक दूसरे को सपोर्ट करें, तो वहां पर आपको एक मैकेनिज्म क्रिएट करना पड़ेगा। इसे बोलते हैं कंप्लायंस मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं? कंप्लायंस मैकेनिज्म। ट्रेनिंग के अंदर आप लोगों को इथिक्स सिखाओ, ठीक है, रिक्रूटमेंट के अंदर आप इथिक्स लेकर आओ। जैसे बहुत सारी कंपनीज होती हैं, इंटरव्यू लेते टाइम पर तो वो इतना ज्यादा इंटरेस्टेड रहेंगी, अगर कोई इंसान क्या बोलते हैं इंटरव्यू में इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाता, कुछ नहीं कर पाता, तो जवाब नहीं देती, वो बेचारा वेट करता रहेगा 2 महीने, सॉरी 2 हफ्ते 3 हफ्ते वेट करता रहेगा, बट कंपनी उसको जवाब नहीं देती, कंपनी को क्लियर पिक्चर नहीं दिखाती, कंपनी ये नहीं बताती कि वाई यू फेल्ड। अगर ये बता देंगी तो हो सकता है वो अपने आगे के लिए बेटर, मतलब बेटर प्लानिंग कर सके। ठीक है, तो कंपनीज तो वही है, अगर आपको ये चीज देखना है कि आपके एक्शंस में भी वो इथिकल बिहेवियर नजर आए, तो आपको कंप्लायंस मैकेनिज्म जो है डेवलप करना पड़ेगा। ट्रेनिंग में लेकर आओ, रिक्रूटमेंट में लेकर आओ, सिलेक्शन के टाइम पर बताओ, जिससे लोग उसी इथिकल बिहेवियर के साथ काम करें। Involving employees at all levels while making ethical programs and policies. Employees must be involved because these have to be practiced by them only. तो आप जब भी इथिकल प्रोग्राम बना रहे हो, बेसिकली कोड ऑफ कंडक्ट बना रहे हो, पॉलिसीज बना रहे हो, तो अपने एम्प्लॉयज को भी इन्वॉल्व करो उन पॉलिसी मेकिंग में, अपने एम्प्लॉयज को भी इन्वॉल्व करो, क्योंकि एक्चुअल में इन इथिक्स, इन पॉलिसीज को कौन फॉलो करेगा? वो एम्प्लॉयज ही तो फॉलो करेंगे। तो पॉलिसी बनवाते टाइम पर एम्प्लॉयज को भी क्या करो? इन्वॉल्व करो। By forming small groups of employees, the ethical policy can be discussed by them and we can examine their attitude toward this policy. तो बिजनेस जब भी पॉलिसी बनाएगा तो स्मॉल ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व करेगा, ठीक है, और उस टाइम पर पॉलिसीज बनाने टाइम पर डिस्कस करा जाएगा ना, हाँ हम ये चीज सोच रहे हैं, तो आप उनका एटीट्यूड भी देख सकते हो। अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है तो ये चीज ठीक है, अगर नेगेटिवली वो रिएक्ट कर रहे हैं तो ये चीज गलत है, वी नीड टू चेंज इट, वी नीड टू चेंज इट। चलो नेक्स्ट है measuring results. Although it is very difficult to measure the ethical result, but it must be verified and audited how far the work is being carried on. Although it is very difficult because it is a subjective thing. आप ये चीज नहीं चेक कर सकते कि कितना % इथिकल बिहेवियर कंपनी के अंदर फॉलो करा जा रहा है, बट स्टिल यू कैन चेक कि आपको पता लग जाता है जब आप उसका ऑडिट करते हो, ठीक है, कि कितना एक्चुअल में फॉलो करा जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आप एग्जैक्ट फिगर तो नहीं आप कैलकुलेट कर सकते, आप न्यूमेरिकल टर्म्स में तो इसको, क्वांटिटेटिव टर्म्स में तो आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट यू कैन चेक कि वेदर ये फॉलो करा जा रहा है अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट और नॉट। ठीक है, तो बच्चों यहां पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, एक बार आप देख लीजिए। ओके, हाँ बच्चों यहां पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा लगा हो, तो प्लीज इस लेक्चर को लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा ये लेक्चर आपको कैसा लगा। Okay, then goodbye everyone, take care, bye bye.